हेलो बेटा, तो आज हम कंटिन्यूटी में चार्ट रिवीजन जो है वो चार्ट रिवीजन आईटीसी का डिस्कस करेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो ये रिवीजन जो है इसमें पूरा कंसेप्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट का हम डिटेल में डिस्कशन में लेके स्टार्ट करें हमारा रिवीजन। एक लंबी सांस लो और कहो जो भी हुआ अच्छा हुआ और जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी। ठीक है, अब यहाँ इनपुट टैक्स क्रेडिट का चार्ट पे अगर मैं आता हूं बेटा, तो सबसे पहले डेफिनेशन हम लेंगे सेक्शन 259 इनपुट्स की। इनपुट की क्या डेफिनेशन है यहाँ पे? तो अगर यहाँ इनपुट की डेफिनेशन देखते हो तो इनपुट की डेफिनेशन बहुत क्लियरली दी है। क्या दी है इनपुट की डेफिनेशन? तो इनपुट की डेफिनेशन इन्होंने दी है कि एनी गुड्स यूज इन द बिजनेस अदर देन कैपिटल गुड्स। हाँ, नो डाउट इनपुट उसे ही कहा जाएगा जो गुड्स बिजनेस में यूज होगा। आप अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज करोगे तो उसे इनपुट्स नहीं कहा जाएगा। इसलिए आगे चैप्टर आईटीसी में जहां भी रेफरेंस इनपुट का हो, यानी क्रेडिट ही आपको तब मिलता है जब आप बिजनेस में यूज कर रहे हो। तो इनपुट का आपको इनपुट तभी कहा जाएगा तब जब बिजनेस में यूज होगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट बात है। और अदर देन कैपिटल गुड्स, तो कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन सेपरेट दिया गया है, तो वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे एनी गुड्स यूज इन द बिजनेस, कोई भी गुड्स, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको वो इनपुट कहा जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन बेटा इनपुट सर्विस की है। इनपुट सर्विस की डेफिनेशन क्या कहती है? एनी सर्विस यूज और इंटेंडेड टू बी यूज ओके बाय द सप्लायर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। ये दोनों इसमें हर बार एक वर्ड यूज किया है, यूज और इंटेंडेड टू बी यूज। मतलब ऐसा है कि आपने कोई सर्विस खरीद ली है पर अभी यूज नहीं किया, या कोई गुड्स आपने ले लिया है पर अभी तक यूज नहीं किया है, तो अभी यूज नहीं भी किया होगा, इंटेंशन होगा, तो भी उसे इनपुट सर्विस कहा जाएगा और आपको क्रेडिट की एलिजिबिलिटी है। और थर्ड कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मींस द गुड्स द वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हाँ, हम अभी यहाँ आईटीसी की जो कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन है, ये कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन जो है वो सिमिलर रखी है जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से है। नाउ अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से हम कैपिटल गुड्स उसे ही कहते हैं, ध्यान से सुनना, हम कैपिटल गुड्स उसे ही कहते हैं जिसकी वैल्यू कैपिटलाइज की गई है। और सिमिलर प्रिंसिपल पे ये डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है कि जिसकी वैल्यू आप कैपिटलाइज कर रहे हो वो कैपिटल गुड्स कहा जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे इनपुट्स और कैपिटल गुड्स क्यों अलग अलग डिफाइन किए? क्यों? क्योंकि अभी जीएसटी इरा में आईटीसी का आपको पूरा क्रेडिट है, वो इनपुट हो, इनपुट सर्विस हो या कैपिटल गुड्स हो, आपको तो पूरा 100% क्रेडिट दे दिया है। ओके, तो अगर आपको पूरा 100% क्रेडिट दे दिया है तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको जो है क्यों उन्होंने यहाँ इसको बायफरगेट करके दिया है। बिकॉज आगे में कोई प्रोविजन बताऊंगा, जैसे ये ले लो कि रूल 42, 43 का जो बायफरगेशन है, स्पेशली फाइनल लेवल पे हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो यहाँ मैं ये कहूँ कि बहुत सी जगह यहाँ पे उन्होंने इनपुट के लिए अलग प्रोविजन बनाई, कैपिटल गुड्स के लिए अलग प्रोविजन बनाई। इसलिए यहाँ पे इनपुट्स और कैपिटल गुड्स इसकी जो है अलग अलग प्रोविजन होने की वजह से यहाँ जहां तक देखा जाए ये डेफिनेशन अलग से दिया गया है। नाउ नो डाउट ऑब्वियसली आपका कैपिटल गुड्स जो यूज होना चाहिए इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस यूज होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर वगैरह ये डेफिनेशन दिया है वो आप पढ़ सकते हो। अब हम आते हैं सेक्शन 16 पे। नाउ सेक्शन 16 कंडीशंस एंड एलिजिबिलिटी ऑफ आईटीसी। अब कंडीशंस और एलिजिबिलिटी ऑफ आईटीसी में कि अगर आपको क्रेडिट लेना है तो क्या कंडीशंस है, क्या एलिजिबिलिटी है आईटीसी की, ये देखना बहुत जरूरी है। तो अब बेटा यहाँ पे थोड़ा समझ लो, क्या आप यहाँ पे थोड़ा ऐसा समझ लो कि चलिए आगे बढ़ने के पहले थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं। क्या रिवाइज कर लेते हैं कि सेक्शन की लिस्ट। सेक्शन 7 क्या था? सप्लाई। सेक्शन 8 क्या था? कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। सेक्शन 9 क्या था? चार्जिंग। सेक्शन 10 कंपोजिशन लेवी। 11 एग्जम्पशन। 12 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। 14 चेंज इन रेट ऑफ टैक्स जो फाइनल लेवल पे। 15 वैल्यूएशन और 16 हम यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपको आईटीसी लेना है तो पहली एलिजिबिलिटी
आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, और दूसरी एलिजिबिलिटी जो है वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए। यानी कोई भी गुड्स हो सर्विसेज, उससे इनपुट का हो, इनपुट सर्विसेज का हो या कैपिटल गुड्स का हो, अगर आपको आईटीसी लेना है तो आपको जो है बेटा यहाँ पे आप रजिस्टर्ड पर्सन होने चाहिए। और सेकंड कंडीशन जो है बेटा, सेकंड कंडीशन यहाँ पे है कि वो जो भी गुड्स आप खरीद रहे हो या सर्विसेज आप खरीद रहे हो वो बिजनेस के लिए आपने यूज करना चाहिए। तो ही आपको आईटीसी दिया जाएगा। नाउ आप रजिस्टर्ड पर्सन होने चाहिए, इसके ऊपर मैं आपके साथ एक स्पेशल डिस्कशन करना चाहूंगा। अब आप रजिस्टर्ड पर्सन होने चाहिए, इस पे डिस्कशन बेटा मैं ऐसा लेता हूं कि समझ लो सेक्शन 22 में या सेक्शन 24 में यहाँ पे आप लायबल टू रजिस्टर्ड हुए, मतलब आपने थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दिया या आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आ गए और आप लायबल टू रजिस्टर्ड हो गए, तो लॉ के हिसाब से आपको 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। अगर आपने 30 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया तो आपके ऊपर पेनल्टी आ सकती है। ठीक है, तो अगर मैंने अप्लाई जो है 30 डेज में कर दिया तो अब क्या होगा? अब ये होगा बेटा कि मुझे रजिस्टर्ड पर्सन उसी दिन से माना जाएगा जिस दिन से मैं लायबल हुआ, मतलब जिस दिन से मैं लायबल हुआ उसी दिन से मुझे रजिस्टर्ड पर्सन मान लिया जाएगा। इज इट क्लियर? डन। तो अब यहां पे ये जो है हाँ लायबल टू रजिस्टर, तो उसी दिन से मैं रजिस्टर्ड पर्सन मान लिया जाऊंगा। अब बेटा अगर मैं इसी दिन से रजिस्टर्ड पर्सन मान लिया गया तो जो भी गुड्स मैं इन बिटवीन परचेज करूंगा, यानी इन बिटवीन मैंने जो भी गुड्स परचेज किए उसके मुझे आईटीसी मिलेंगे। ठीक है, मेरी आरसी बाद में आएगी क्योंकि मैंने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद आरसी आएगी, तो आरसी बाद में भी आएगी, तो भी मैंने जो भी गुड्स ये पीरियड में परचेज किए, जो पीरियड में मेरे पास आरसी नहीं थी उसके भी क्रेडिट मिल जाएंगे, यानी जिस दिन से मैं लायबल हुआ उसके भी क्रेडिट मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी रजिस्टर्ड पर्सन पे है। लेकिन अगर आपने 30 डेज में अप्लाई नहीं किया, ध्यान से सुनना, आपने 30 डेज में अप्लाई नहीं किया तो आपको आरसी जो है बाद में आएगी। यानी 30 डेज के बाद अप्लाई किया आपने तो आरसी, तो जिस दिन आरसी आएगी उस दिन से रजिस्टर्ड पर्सन माना जाएगा। और आपको अगर उस दिन से रजिस्टर्ड पर्सन माना जा रहा है तो फिर इसमें नुकसान क्या हो जाएगा? नुकसान ये हो जाएगा कि इन बिटवीन जो आपने परचेस किया इनपुट्स, कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज, उसके आईटीसी नहीं मिलेंगे क्योंकि वो पीरियड में आप रजिस्टर्ड पर्सन नहीं थे। लेकिन वो पीरियड में आप टैक्सेबल पर्सन थे, यानी टैक्सेबल पर्सन थे का मतलब क्या, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। वो पीरियड में आपकी लायबिलिटी आएगी आपके आउटपुट टैक्स की, मतलब आपका जो आउटवर्ड सप्लाई है वो आउटवर्ड सप्लाई की लायबिलिटी आपके ऊपर आएगी वो पीरियड में। इज इट क्लियर? लेकिन उसी पीरियड में बेटा यहाँ पे क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि आप रजिस्टर्ड पर्सन नहीं थे। लॉ मेकर बड़े होशियार है, अगर आपको याद होगा तो सेक्शन 9 कहता है कि आपकी लायबिलिटी इमीडिएट आ जाएगी अगर आप टैक्सेबल पर्सन हो गए, और टैक्सेबल पर्सन मतलब रजिस्टर्ड या लायबल टू रजिस्टर्ड। तो आप टैक्सेबल पर्सन हो गए, आपके आउटवर्ड सप्लाई पे आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। लेकिन क्रेडिट लेने के लिए वो कहते हैं आप रजिस्टर्ड पर्सन होने चाहिए। तो अगर ये पीरियड में आप 30 डेज में अप्लाई करना लेट हो गए तो वो सिचुएशन में यहां पे बेटा 30 डेज के बाद जब आरसी आएगी, यानी आपने अप्लाई बाद में किया, आरसी जिस दिन आएगी उस दिन से रजिस्टर्ड माने जाओगे, तो सिंपल वर्ड में आपको वो पीरियड का क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि आप रजिस्टर्ड पर्सन नहीं थे। तो ये डिस्कशन हमने किया। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको हर वो गुड्स का क्रेडिट मिलेगा जो बिजनेस के लिए यूज किया। पर्सनल पर्पस के लिए अगर आप यूज करते हो तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हो तो ही आपको आईटीसी दिया जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये बात आई होप आपकी समझ में आई होगी। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कंडीशंस फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। क्या कंडीशंस है फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी? सबसे पहले तो मैंने समरी बना के दिया है। अगर रेगुलर बुक के साथ पढ़ोगे तो आपके पास टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट या अदर डॉक्यूमेंट्स उन्होंने वर्ड यूज किया है, ये आपके पोजीशन में होना चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा, तो टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट या अदर डॉक्यूमेंट्स आपके पोजीशन में होना चाहिए। अगर ये अदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके पोजीशन में रहा तो उसी क्रेडिट मिलेगा। इसका सिंपल वर्ड में ये कहो कि जो मंथ में आपके पोजीशन में इनवॉइस आएगा वो मंथ में आप क्रेडिट ले पाओगे। एग्जांपल के तौर पे चलो फटाफट देख लो, समझ लो गुड्स आपको लास्ट मंथ में रिसीव हो गया पर इनवॉइस नहीं आया अभी तक, तो आपको लास्ट मंथ में गुड्स भी आने के बाद जब तक इनवॉइस नहीं आता है तब तक आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। जो मंथ में इनवॉइस या डेबिट नोट आएगी वो मंथ में आपको आईटीसी दिया जाएगा। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट यहां समझ लीजिएगा, क्या
समझ लो यहाँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि सप्लायर ने इनवॉइस डिलीवर्ड कर दिया, कुरियर से आ रहा है, आपके जीएसटीआर 2A में अपडेट भी हो गया, लेकिन आपको आपके पोजीशन में इनवॉइस नहीं आया ना, तो फिर आप इस मंथ में उसका आईटीसी नहीं ले सकते, इवन दो गुड्स आ गया हो, सर्विस मिल गई होगी। कभी कभी तो ऐसा सर्विस के केस में तो बहुत सी बार ऐसा होता है, क्योंकि सर्विस के केस में सामने वाला सप्लायर आपको 30 दिन या 45 दिन में कभी भी इनवॉइस इशू कर सकता है कंप्लीशन के बाद। तो मुझे ये मंथ में सर्विस मिल गई, सुनिएगा, ये मंथ में सर्विस मिल गई, मैंने दे दी, पर सामने वाले ने इनवॉइस दिया नहीं, वो देगा 30 दिन में या 45 दिन में कभी भी। तो ऐसे केस में जब तक उसका इनवॉइस नहीं आता है तब तक आपको आईटीसी नहीं मिलता है। उसके बाद में हम बात करेंगे अदर डॉक्यूमेंट्स की। अदर डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने लिस्ट दी है, इसके लिए आपको रूल 36, ध्यान से सुनना, रूल 36 का रेफरेंस लेना पड़ेगा। रूल 36 में अदर डॉक्यूमेंट में उन्होंने लिस्ट में क्या दिया, एक तो सप्लायर का इनवॉइस या सप्लायर की डेबिट नोट अगर वो इशू करता है। उसके बाद में रिवर्स चार्ज का आप आईटीसी ले रहे हो, ध्यान से सुनना, रिवर्स चार्ज का आईटीसी मिलता है, यानी रिवर्स चार्ज में आपने जो पे किया उसका आईटीसी आपको मिलता है, पर पहले पे करो और बाद में उसका आईटीसी लो। तो रिवर्स चार्ज में अगर आप आईटीसी ले रहे हो तो वो कौन से डॉक्यूमेंट पे आपको उसका क्रेडिट मिलेगा, तो देखो रिवर्स चार्ज में ऐसा है, जो इनवॉइस के चैप्टर में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। क्या है बेटा रिवर्स चार्ज में ऐसा, तो रिवर्स चार्ज में ऐसा है कि अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो वो आपको टैक्स इनवॉइस देगा, टैक्स तो रिसिपिएंट को देना पड़ेगा, लेकिन सप्लायर आपका रजिस्टर्ड है तो वो आपको टैक्स इनवॉइस देगा, और वो इनवॉइस के बेस पे आप क्रेडिट ले सकते हो और आप टैक्स रिसिपिएंट ही देगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लॉयर है, लॉयर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वो आपको इनवॉइस देगा, रिसिपिएंट को टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन वो इनवॉइस आप संभाल के रखना क्योंकि उसके बेसिस पे आपको क्रेडिट मिलता है। अगर आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, सुनना ध्यान से, अगर आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो वो सिचुएशन में बेटा यहाँ पे जो है आप रिसिपिएंट जो है खुद टैक्स इनवॉइस बनाएगा, जिसकी स्पेशल प्रोविजन है सेक्शन 31 में, हम आगे पढ़ेंगे, और वो रिसिपिएंट टैक्स भी देगा और रिसिपिएंट उसका इनवॉइस भी बनाएगा और रिसिपिएंट उसका पेमेंट चालान भी बनाएगा। तो रिवर्स चार्ज में अगर आपको आईटीसी लेना है तो आपने बनाया हुआ इनवॉइस या सप्लायर का इनवॉइस, उसके ऊपर आप आईटीसी ले सकते हो। फिर आईएसडी का इनवॉइस, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इंटर लेवल पे आईएसडी कंसेप्ट नहीं है पर फाइनल लेवल पे आईएसडी कंसेप्ट है। तो आईएसडी का इनवॉइस है बेटा जिसके ऊपर आपको आईटीसी दिया जाएगा। उसके बाद में बेटा जहां तक देखा जाए यहाँ पे इनवॉइस के सभी कंटेंट्स प्रॉपरली होना जरूरी है। हाँ एक मिनट, सॉरी, इंपोर्ट के केस में आप बिल ऑफ एंट्री, आई रिपीट, इंपोर्ट के केस में आपको बिल ऑफ एंट्री के इसमें आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। फिर सब रूल ये 2 कहता है कि आपके सभी इंफॉर्मेशन प्रॉपर होने चाहिए, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है इसका मतलब आपका क्रेडिट डिनाई किया जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके, वो केस में अगर कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जैसा सप्लायर का डिटेल एड्रेस जीएसटीएन, आपका डिटेल एड्रेस जीएसटीएन, आपका कंप्लीट नेम, ओके, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टैक्स अमाउंट, ये सब कुछ अगर डिटेल में होगा तो आपका क्रेडिट डिनाई नहीं किया जाएगा। बाकी कोई इंफॉर्मेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी तो चलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा जहां तक दिखा जाए तो नेक्स्ट था कि जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुई, जो आपने अच्छे से पढ़ के जाना है, जिसके लिए आपने मेरा अमेंडमेंट लेक्चर जरूर देखना है अगर उसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो, वो है रूल 36 की। रूल 36 की अमेंडमेंट क्या है, तो रूल 36 की अमेंडमेंट ये है बेटा कि अगर आप मई जुलाई अटेम्प्ट को अपीयर हो रहे हो तो आपका जो नॉन रिकॉर्डेड आईटीसी है, अब इसके लिए आप 2 वर्ड समझ लो, रिकॉर्डेड आईटीसी और नॉन रिकॉर्डेड आईटीसी। रिकॉर्डेड आईटीसी मतलब ये कि जो आपके जीएसटीआर 2A में अपडेट हुआ है और सामने वाले ने जीएसटीआर 1 दिया है और आपके 2A में अपडेट हुआ है, उसे हम रिकॉर्डेड आईटीसी कहेंगे। और नॉन रिकॉर्डेड आईटीसी मतलब आपके पास इनवॉइस आ गया, गुड्स आ गया, लेकिन सुनिए, इनवॉइस आ गया और गुड्स भी आ गया, लेकिन आपके जीएसटीआर 2A में अपडेट नहीं हुआ, तो वो उसे हम कहते हैं नॉन रिकॉर्डेड आईटीसी। तो अब जो नॉन रिकॉर्डेड आईटीसी है उसका क्रेडिट पे रिस्ट्रिक्शन लाया गया है। मतलब क्या, आपका जो रिकॉर्डेड आईटीसी है उसका तो फुल क्रेडिट आपको मिल जाएगा, लेकिन नॉन रिकॉर्डेड आईटीसी होगा तो आपका अटेम्प्ट अगर अभी मई और जुलाई में है तो 20% का रिस्ट्रिक्शन है, और आपका अटेम्प्ट अगर नवंबर में है तो 10% का रिस्ट्रिक्शन है। तो अभी तो मैं मई और जुलाई के हिसाब से बता देता हूं, और जिसका अटेम्प्ट नवंबर में वो सिर्फ एक ही बात को चेंज करे और वो है 10%। तो बेटा यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ये जो है 20 या 10 जो भी होगा, तो अब ये जो रिस्ट्रिक्शन है बेटा, ओके, रिस्ट्रिक्शन ये है कि रिकॉर्डेड आईटीसी का तो पूरा मिलेगा, जो आपका नॉन रिकॉर्डेड आईटीसी है उसका क्रेडिट आप नहीं ले पाओगे। ओके, 20% से ज्यादा, आई रिपीट, क्या बेटा, 20% से ज्यादा आप क्रेडिट नहीं ले पाओगे। मतलब क्या, ओके, यानी जब तक वो अपलोड नहीं करता आपका सप्लायर तब तक आप पूरे क्रेडिट नहीं ले पाओगे। और उन्होंने ये जो 20% कहा है
है या 10% जो भी है, फिर से एक बार कह दूं, जिसका आइटम अभी मई जुलाई है 20 और जिसका नवंबर है या आगे अगर वो पोस्टपोन हुआ तो व्हाट रेट में भी तो 10%। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है बेटा, तो जो रिकॉर्डेड आईटीसी है उसका 20% मिलेगा, यानी जो नॉन रिकॉर्डेड उसका 20% नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो रिकॉर्डेड आईटीसी है ओके, मैक्सिमम उसका 20% आपको मिलेगा। और ये अगर आपका एक्चुअल हाँ आपका नॉन रिकॉर्डेड आईटीसी 20% ऑफ रिकॉर्डेड आईटीसी, आई रिपीट, नॉन रिकॉर्डेड आईटीसी जो है आपका 20% ऑफ रिकॉर्डेड आईटीसी कम होगा तो फिर उतना एक्चुअली मिलेगा। लेकिन अगर आपका नॉन रिकॉर्डेड आईटीसी 20% ऑफ रिकॉर्डेड आईटीसी से ज्यादा होगा तो आपका आईटीसी रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा 20% में। और अब जो मतलब क्या हुआ, नॉन रिकॉर्डेड आईटीसी का आपने 20% या 10% उतना ही क्रेडिट लिया, लेकिन बैलेंस क्रेडिट कब लोगे, तो बैलेंस क्रेडिट आप उस मंथ में लेना जो मंथ में आपका सप्लायर जो है GSTR1 में वो इनवॉइस अपलोड कर देगा। चलो अच्छी बात हो गई यहाँ पे ओके। बाकी डिटेल डिस्कशन आप मेरी अमेंडमेंट्स देख लेना। उसके बाद में सेकंड कंडीशन क्या है, अगर आपको आईटीसी चाहिए तो गुड्स और सर्विसेज आपको रिसीव हो जानी चाहिए। तो बेटा ये दो कंडीशन प्राइमरली बहुत इंपॉर्टेंट है ओके। जिस मंथ पे भी आप आईटीसी ले रहे हो उस मंथ में आपका टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट या अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पोजीशन में आ जाने चाहिए। और दूसरा गुड्स और सर्विसेज भी रिसीव हो जानी चाहिए ओके। इस दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर आपकी फुलफिल नहीं होती है तो आपको आईटीसी नहीं दिया जाएगा। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए ओके। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इनवॉइस इस मंथ में आया पर सर्विस नहीं मिली ओके, या गुड्स नहीं मिला, तो ऐसे केस में अभी मत आईटीसी लो। इवन दो आपके GSTR2A में अपडेट हुआ होगा पर 3B में उसका आईटीसी मत क्लेम करो। उसका आईटीसी उसी मंथ में क्लेम करना जिस मंथ में गुड्स आया होगा, या रिवर्स ले लो, गुड्स पहले आ गया होगा, सर्विस पहले आ गई होगी, इनवॉइस बाद में मिला होगा, तो उसी मंथ में आईटीसी लो जिस मंथ में इनवॉइस आपको मिला होगा। तो ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिसेस है अगर फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस ओके या ऑफिसर की परेशानी आपको अवॉइड करनी है तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। उसके बाद में बेटा ये हमने देखा साइमल्टेनियस ओके। यहां बिल टू शिप टू मॉडल, ये एक स्पेशल कंसेप्ट है। मतलब क्या, ये कंसेप्ट ऐसा है बेटा यहां पे कि अगर किसी थर्ड पर्सन के डायरेक्शन पे आपने सप्लाई किया, मतलब क्या, ये जो गुड्स सप्लायर, रिसिपिएंट और ये थर्ड पर्सन, और ये थर्ड पर्सन के डायरेक्शन पे आपने सप्लाई किया, गुड्स डायरेक्टली जा रहा है रिसिपिएंट को, इसको हम कहते हैं शिप टू ओके। लेकिन मेरा रिसिपिएंट से कोई कंसर्न नहीं है ओके। जहां तक देखा जाए तो ये जो थर्ड पर्सन है बेटा, ये थर्ड पर्सन के भी पे मैं यहां पे दे रहा हूं, तो मैं इसको इनवॉइस इशू करूंगा और ये आगे इनवॉइस देगा। तो यहां पे बेटा मैं इसको इनवॉइस दे रहा हूं ओके, और ये आगे इनवॉइस दे रहा है, ये बेटा आगे इनवॉइस दे रहा है। तो अब ऐसे सिचुएशन में मैं अगर इसको इनवॉइस दे रहा हूं और ये आगे इनवॉइस दे रहा है तो ये थर्ड पर्सन का क्रेडिट, क्योंकि मैंने जो जीएसटी लगाया और वो आगे जीएसटी लगाएगा, तो मैंने जो जीएसटी लगाया बेटा उसको उसका आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है, उसको उसका आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन अब आईटीसी मिलने के लिए बेसिक कंडीशंस क्या है? आईटीसी मिलने के लिए बेसिक कंडीशंस ये है बेटा कि गुड्स और सर्विसेज उस बंदे को मिल जानी चाहिए। अब गुड्स और सर्विसेज उस बंदे को तो मिलेगी नहीं, क्यों? क्योंकि उसके डायरेक्शन पे मैंने डायरेक्टली गुड्स डिलीवर कर दिया, यानी बिल टू उसको हुआ लेकिन शिप टू किसी और को हुआ, तो उसको एक्चुअली में गुड्स और सर्विसेज नहीं मिली। तो ऐसे केस में वो आईटीसी कैसे ले पाएगा? वन ऑफ द कंडीशन है कि गुड्स और सर्विसेज रिसीव हो जानी चाहिए। तो ऐसे केस में बेटा ओके ये एक्सेप्शन डाला गया, और ये एक्सेप्शन कहता है अगर बिल टू शिप टू मॉडल होगा तो थर्ड पर्सन को तो आईटीसी मिलेगा, थर्ड पर्सन को तो आईटीसी मिलेगा, पर कब मिलेगा? ओके तो जिस दिन सप्लायर गुड्स डिलीवर्ड कर देगा, सुनना, जिस दिन सप्लायर गुड्स डिलीवर्ड कर देगा ओके उस दिन ये माना जाएगा कि थर्ड पर्सन को गुड्स रिसीव हो गया और वो आईटीसी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। या जिस दिन सप्लायर सर्विस प्रोवाइड कर देगा उस दिन ये माना जाएगा कि थर्ड पर्सन को बेटा यहां पे सर्विस मिल गई और उसको आईटीसी दे दिया जाएगा। आई बात समझ में आपके? तो चलो ये अच्छी बात है, ये था बिल टू शिप टू, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में तीसरी कंडीशन क्या है? पेमेंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट हैज बीन मेड ऑन सच सप्लाई। मतलब क्या? मतलब बेटा ये है कि आपका जो सप्लायर है, ध्यान से सुनना, आपका जो सप्लायर है, आप रिसिपिएंट हो और वो आपको ओके यहाँ पे जीएसटी इनवॉइस दे रहा है, जीएसटी लगा के दे रहा है, तो ये जीएसटी का आईटीसी आप जरूर ले सकते हो, यानी गुड्स भी आ गया, इनवॉइस भी आ गया, सब कुछ आ गया, आप क्रेडिट ले लो। लेकिन गवर्नमेंट कहती है आपके सप्लायर ओके अच्छा सप्लायर होना चाहिए,
मतलब क्या होना चाहिए बेटा कि आपके सप्लायर ने वो गवर्नमेंट को उसका जीएसटी दे देना चाहिए। ओके, जो भी जीएसटी आपको लगा के दिया वो जीएसटी उसने पे कर देना चाहिए, तो आपका क्रेडिट कंटिन्यू रहेगा। लेकिन बेटा अब यहाँ पे सवाल क्या आता है, अब ये सवाल आता है कि सर अगर उसने गवर्नमेंट को पे नहीं किया तो क्या होगा। अगर उसने गवर्नमेंट को उसका टैक्स पे नहीं किया तो ऐसे केस में आपके क्रेडिट डिनाई किए जाएंगे। आप एक सवाल गवर्नमेंट से जरूर पूछ सकते हो, और वो ये पूछ सकते हो कि सर इसमें मेरी क्या गलती, उसने मुझे इनवॉइस दिया, मैंने उसको पेमेंट कर दिया, अब उसने गवर्नमेंट को नहीं दिया क्योंकि वो तो फॉरवर्ड चार्ज में था, अब उसने गवर्नमेंट को नहीं दिया तो मैं क्या करूं, मेरा क्रेडिट क्यों डिनाई कर रहे हो। तो गवर्नमेंट ये पिछले 3 साल से नहीं मान रही है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमें नहीं पता, आप जो है परचेस करते वक्त ओके एक अच्छे बंदे से परचेस करो जो रिजनेबल सप्लायर है। अगर वो अच्छे बंदे से आप परचेस करते हो तो बेटा वो देगा ही, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस देखो, उसका हिस्ट्री देखो, ये सब चीजें आपने देखना बहुत जरूरी है, और उसने पे किया होगा तो आपका क्रेडिट कंटिन्यू रहेगा। तो ऐसे केस में यहाँ पे ये मुश्किल है ये जानना, प्रैक्टिकल लाइफ में भी मुश्किल हो जाता है कि उसने मेरा पेमेंट किया कि नहीं किया। लेकिन हाँ, रेसिपिएंट ट्रैक रखता है कि सप्लायर प्रॉपर जीएसटीआर 3 भी दे रहा है, गवर्नमेंट को पे कर रहा है, सब बातें प्रॉपर कर रहा है, तो वो सिचुएशन में बेटा जहां तक देखा जाए तो इसका आईटीसी कंटिन्यू रहेगा। लेकिन उसने पेमेंट नहीं किया तो अनड्यू हार्डशिप है कि रेसिपिएंट का आईटीसी निकल जाएगा। तो ये तीसरी कंडीशन थी बेटा। चौथी कंडीशन क्या है यहाँ पे कि चौथी कंडीशन है वो प्रॉपरली रिटर्न फाइल कर रहा है। तो ये चारों कंडीशन फुलफिल होती है तो आपको आईटीसी का क्रेडिट दे दिया जाएगा। ओके, तो इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा। ठीक है, नाउ अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स क्या थे। तो बेटा स्पेशल पॉइंट ये थे यहाँ पे कि अगर आपको लॉट में गुड्स आया, अब लॉट या इंस्टॉलमेंट में गुड्स आया मतलब क्या। ओके, मैं एग्जांपल याद दिलवाता हूँ जो मैंने क्लास में लिया था। क्या ओके, एग्जांपल मैंने क्लास में ये लिया था कि मैंने बेंचेस खरीदे, 100 बेंचेस की मैंने ऑर्डर दी, कुछ याद आया आपको, मैंने 100 बेंचेस की ऑर्डर दी। ओके, अब इनवॉइस एक ही आया, इनवॉइस तोड़ के नहीं आया, स्टैगर्ड नहीं आया इनवॉइस मुझे एक ही आया बेटा। अब अगर इनवॉइस मुझे एक आया पर गुड्स मुझे एक साथ पूरे नहीं मिल रहे, अब वन ऑफ द कंडीशन क्या है, वन ऑफ द कंडीशन है कि जब तक आपको गुड्स नहीं मिलते आप क्रेडिट नहीं ले सकते हो। अब इनवॉइस आ गया है पर गुड्स मुझे स्टैगर्ड आ रहा है, मतलब पहले 20 बेंचेस आए, बाद में 20 बेंचेस आए, उसके बाद में 20 बेंचेस आए। तो ऐसे सिचुएशन में मैं क्रेडिट कब लूं, मेरा पहला कंसाइनमेंट आ गया तब लूं या मेरा लास्ट कंसाइनमेंट आया तब लूं। तो बेटा बताओ क्या होगा। तो यहां पे आपका जिस दिन लास्ट कंसाइनमेंट आएगा लॉट का, इंस्टॉलमेंट का, उस दिन आप क्रेडिट ले पाओगे। जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ लॉट नहीं आता है तब तक आप क्रेडिट नहीं ले पाओगे। इस बात को आपने याद रखना है। उसके बाद में यहाँ पे पेमेंट विद इन 180 डेज, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कंडीशन है, थोड़ा मैं आपको इस समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ये पेमेंट विद इन 180 डेज क्या है बेटा, चलो देख लो। यहाँ पे पेमेंट विद इन 180 डेज क्या है, समझ लो। सप्लायर है, ओके, यहाँ ठीक है, सप्लायर है और रेसिपिएंट है। ठीक है, तो सप्लायर ने इनवॉइस दे दिया 1 लाख रुपए का, उसके ऊपर जीएसटी लगा दिया यहाँ पे, और जीएसटी 12% 12,000। ओके, नो डाउट गुड्स आ गया, यस गुड्स आ गया, इनवॉइस आ गया, यस। ओके, सप्लायर ने पेमेंट कर दिया, यस, सप्लायर ने गवर्नमेंट को पे कर दिया, अज्यूम करके चलना, जीएसटी पे कर दिया, आपने सभी कंडीशन फुलफिल कर दी, आप उसका आईटीसी ले सकते हो, और आपने 12,000 रुपए का आईटीसी ले लिया। ओके, अब बेटा सप्लायर ने आपको ये जो है ये क्रेडिट सेल किया था, मतलब क्या, मतलब आप सप्लायर को 3 महीने बाद 4 महीने बाद पेमेंट करने वाले हो, उसको सप्लायर ने आपको उतना साइड दिया था। तो ऐसे केस में पर ये कैश सेल हो या क्रेडिट सेल हो, आपको क्रेडिट लेने, आईटीसी लेने के लिए वो 4 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो आप आईटीसी ले सकते हो। तो यहाँ पे रिसिपिएंट ने चारों कंडीशन फुलफिल कर दी, गुड्स आ गया, सर्विसेज आ गई, सब कुछ हो गया, सभी कंडीशन फुलफिल हो गई। तो ये सिचुएशन में बेटा यहाँ पे जहां तक देखा जाए वो अपना क्रेडिट ले लेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, सप्लायर जो है वेट कर रहा है, सप्लायर कह रहा है रिसिपिएंट को यार पेमेंट कर दे, मैंने तो ऑलरेडी गवर्नमेंट को मेरा जब टाइम ऑफ सप्लाई आया था मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया है, मेरे जेब से जीएसटी गया है, ओके, तो प्लीज मुझे जो है यहाँ पे पेमेंट कर दे। रिसिपिएंट उसको पे ही नहीं कर रहा है और रिसिपिएंट यहाँ पे एंजॉय कर रहा है। रिसिपिएंट क्या एंजॉय कर रहा है बेटा कि क्रेडिट ले चुका है, क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल का क्रेडिट ले चुका है, सप्लायर को वो पेमेंट नहीं कर रहा है, जीएसटी सप्लायर के पॉकेट से गया है, तो ये मजा कर रहा है कि यस मुझे क्रेडिट भी मिल गया, क्रेडिट भी यहाँ पे आईटीसी भी मिल गया, मुझे क्रेडिट भी मिल रहा है, ओके, और सप्लायर बेचारा वेट कर रहा है कि दे दे यार,
ओके, सप्लायर यहाँ पे वेट कर रहा है कि प्लीज दे दे यार, ओके मैं बहुत दिन से राह देख रहा हूं। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा यहाँ पे क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे गवर्नमेंट ने हेल्प किया है और गवर्नमेंट ने इस बंदे को कहा है, आर को, जो रिसिपिएंट है, जो आईटीसी ले रहा है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, उसको कह रहा है कि देख यार, ओके एक तो तू उसको पेमेंट जो है वैल्यू प्लस टैक्स, ध्यान से सुनना, वैल्यू प्लस टैक्स उसको 180 दिन में दे दे, क्योंकि हमने तेरे को आईटीसी दे दिया। अब उसका भी ख्याल रख, उसको 180 डेज में ओके तू पेमेंट कर दे। अगर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, ख्याल में रखना 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, तू अगर उसको पे कर देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे बेटा जहां तक देखा कि 180 डेज में अगर तूने पे कर दिया तो वो सिचुएशन में तेरा क्रेडिट कंटिन्यू रहेगा। लेकिन तूने अगर उसको 180 डेज में पेमेंट नहीं किया तो जिस मंथ में, ध्यान से सुनना, जिस मंथ में 180 डेज हो जाएंगे उस मंथ के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में वो आईटीसी ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उस मंथ में वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा। अब तू उसको पेमेंट कभी भी कर, हम दिया हुआ क्रेडिट विड्रॉ कर लेंगे। तो अब ऐसे केस में ओके जो मंथ में 180 डेज कंप्लीट होते हैं उस मंथ की ड्यू डेट, समझ लो आपके 180 डेज जनवरी 2021 में खत्म होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जनवरी 2021 में खत्म हो रहे हैं, तो जनवरी 2021 का ड्यू डेट आएगा 20 फरवरी पेमेंट का। तो 20 फरवरी को उसका पेमेंट जितना भी आपने आईटीसी लिया है उतना उसका रिवर्स कर दिया जाएगा, पेमेंट कर दिया जाएगा। अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी लग जाएगा, ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट भी लग जाएगा। तो अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट ये जो है ओके रिसिपिएंट का आईटीसी निकाल लेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा ठीक है हम तेरा आईटीसी 180 डेज के बाद तो निकाल लेंगे, उतना तुझे पे करवाएंगे, विथ इंटरेस्ट पे करवाएंगे बेटा। लेकिन गवर्नमेंट ये भी कहती है यहां पे कि अगर तूने बाद में तेरे सप्लायर को पे कर दिया, मतलब 180 डेज के बाद अगर तूने कभी भी पे कर दिया तो तेरा जो आईटीसी हमने विड्रॉ किया था, तेरे से पे करवाया था, तू वापस उसका क्रेडिट ले सकता है। यानी हम ये नहीं कह रहे हैं कि तेरा क्रेडिट परमानेंट जाएगा, हम 180 डेज का कट ऑफ पॉइंट डाल रहे हैं। 180 डेज में अगर तूने उसको पे कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 180 डेज में तूने पे नहीं कर दिया तो अभी तेरा क्रेडिट रिवर्स कर दे। रिवर्स कर दे मतलब ही तू पे कर दे, और जब तू उसको पे करेगा तब वापस क्रेडिट ले लेना। तो ये रिस्ट्रिक्शन डाला गया है। तो रीगेनिंग ऑफ क्रेडिट भी है यहाँ पे ओके। लेकिन ख्याल रहे ये जो 180 डेज वाला क्राइटेरिया है 2 केस में अप्लीकेबल नहीं होता। कौन से 2 केस में? रिवर्स चार्ज में, यानी हमने कोई टैक्स रिवर्स चार्ज में दिया होगा, जीएसटी रिवर्स चार्ज में गवर्नमेंट को दिया होगा, तो गवर्नमेंट को रिवर्स चार्ज में जीएसटी दिया होगा, तो हमने ही टैक्स दिया हुआ है, तो ऐसे केस में मैं उसका क्रेडिट ले सकता हूं। फिर मैं सप्लायर को 180 डेज में पे करूं या ना करूं उससे कोई कंसर्न नहीं है। तो ये एक्सेप्शन जरूर आपने याद रखना है, रिवर्स चार्ज वाला। दूसरा बेटा एक्सेप्शन आपने यहां पे ये याद रखना है कि अगर आपका सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, यानी पैरा 1 वाले सप्लाई हो गए जिसका आप आईटीसी ले रहे हो, क्योंकि जीएसटी तो वो केस में भी लगता है, तो पैरा 1 वाले अगर आपके सप्लाई हो गए तो वो सिचुएशन में भी ये 180 डेज का क्राइटेरिया अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो विदाउट कंसिडरेशन है और आप कोई उसको पेमेंट करने वाले नहीं हो दोस्तों। तो ऐसे केस में वहां पे भी अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट मैं आपको ये कहूं यहां पे कि बहुत सी बार ये सवाल आता है कि पार्ट पेमेंट वाला, सर अगर हमने 1,12,000 का बिल है उसमें से 50% सप्लायर को पे कर दिया, तो अगर आपने 50% सप्लायर को पे किया तो 50% प्रोपोर्शनल क्रेडिट यानी 6,000 रुपए आपका कंटिन्यू रहेगा और बचा हुआ 6,000 रुपए आपको 180 डेज के बाद पे करना पड़ेगा। ओके, तो ये बात आई समझ में। अब इसमें एक सवाल आपका ये आता है, जैसा मैं आपको कहूंगा कि आगे में टाइम लिमिट ऑफ अवेलिंग आईटीसी, यानी कब तक आपने आईटीसी ले लेना चाहिए, तो वो टाइम लिमिट जो है वो यहां अप्लीकेबल नहीं होगी फॉर रीगेनिंग ऑफ आईटीसी। रीगेनिंग ऑफ आईटीसी मतलब क्या? मतलब आपने पहली बार आईटीसी लिया, 180 डेज में सप्लायर को वैल्यू प्लस टैक्स दोनों पे नहीं कर पाए, इसलिए आपने वो आईटीसी वापस कर दिया, फिर 180 डेज बाद आपने उसको पे किया, इसलिए क्रेडिट वापस ले लिया। तो क्रेडिट जब रीगेन होगा तो रीगेन को वो टाइम लिमिट जो है सितंबर की ड्यू डेट, कुछ याद आ रहा है आपको? तो सितंबर की ड्यू डेट या फिर एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, जो टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी है वो अप्लाई नहीं की जाएगी। क्लियर, समझ में आया? यस और नो? चलिए, तो वो अप्लाई नहीं की जाएगी। तो ये 180 डेज वाला क्राइटेरिया में मैंने सभी पॉइंट्स यहां पे ले लिया है।
उसके बाद में 16.3 क्या कहता है? ओके 16.3 ये कहता है कि अगर कोई आपने कैपिटल गुड्स खरीदा होगा, ध्यान से सुनना, कोई कैपिटल गुड्स खरीदा होगा और वो कैपिटल गुड्स में समझ लो 50 लाख का कैपिटल गुड्स है, 6 लाख का जीएसटी है, टोटल 56 लाख हुए और 56 लाख आपने असेट में रिकॉर्ड कर दिया और आपने 56 लाख पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ध्यान से सुनना, टोटल 56 लाख पे आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो वो सिचुएशन में आपने अगर जीएसटी अमाउंट पे, तो वो 56 लाख में आपकी जीएसटी अमाउंट 6 लाख रुपए थी, तो अगर आपने जीएसटी अमाउंट पे आईटीसी क्लेम कर लिया होगा तो आपको हम यहां पे उसका फिर जीएसटी अमाउंट पे आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया होगा तो उसका हम आपको आईटीसी नहीं देंगे। तो गवर्नमेंट को डेप्रिसिएशन से प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट कहती है वो 50 लाख जो है 50 लाख पे क्लेम करो, वो तो बेसिक वैल्यू ऑफ असेट है और डेप्रिसिएशन क्लेम करना जो है आपका हक बनता है, तो उस 50 लाख पे आप डेप्रिसिएशन क्लेम करो, हमें उस पर कोई दिक्कत नहीं है। आई रिपीट, हमें उस पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा यहां पे जो है वो जो 6 लाख जीएसटी थे, 6 लाख पे आप डेप्रिसिएशन मत क्लेम करो इनकम टैक्स एक्ट में। ओके क्यों? क्योंकि आप उसका आईटीसी लो, ओके, और वैल्यू ऑफ असेट 50 लाख की बताओ। अगर किसी ने उस 6 लाख पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया होगा तो फिर हम आईटीसी नहीं देंगे। तो इस बात का ध्यान रखना और ये सिर्फ कैपिटल गुड्स को और प्लांट एंड मशीनरी को अप्लीकेबल रहेगा। ओके, और 16.4 क्या कहता है? टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी। ये टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी क्या है? टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी बेटा ऐसा है कि अब अगर कोई फाइनेंशियल ईयर में आप आईटीसी भूल गए और 5 साल बाद याद आया आपको, अरे यार तब आईटीसी आपने नहीं लिया था, अभी ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने आईटीसी अवेल करने के लिए रिस्ट्रिक्शन डाले हैं। अब बेटा आईटीसी में एक बात का ख्याल रखना है। कौन सी बात का आपको ख्याल रखना है? कि आईटीसी में 2 चीजें, एक अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन। सेक्शन 16 में जो भी मैं पढ़ा रहा हूं अबाउट अवेलमेंट पढ़ा रहा हूं, एलिजिबिलिटी, क्रेडिट लेने की क्या शर्तें हैं। हाँ, क्रेडिट लेने के बाद यूटिलाइजेशन की शर्तें हम बाद में देखेंगे। ये सब जो है क्रेडिट लेने की शर्त है कि भाई गुड्स आ जाना चाहिए, इनवॉइस आ जाना चाहिए, आपके सप्लायर ने पेमेंट कर देना चाहिए, लॉट के केस में लास्ट लॉट पे आना चाहिए, तो ये क्रेडिट लेने की शर्त है। तो क्रेडिट लेने, ये जो टाइम पीरियड है क्रेडिट अवेल करने का, ओके, यानी एक बार आपने क्रेडिट अवेल कर लिया, आपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ गया, फिर उसको यूज कभी भी करो, यूज करने की टाइम लिमिट नहीं है। योर आईटीसी बैलेंस कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर एन नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, एक बार क्रेडिट ले लिया तो आप कैरी फॉरवर्ड करते जाओ जब तक यूज नहीं होता है, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। ये जो टाइम लिमिट है फॉर अवेलमेंट टेकिंग द आईटीसी, तो बेटा ये टाइम लिमिट क्या है? ध्यान से सुनना, ये टाइम लिमिट क्या है? तो बेटा ये जो टाइम लिमिट उन्होंने दी है वो टाइम लिमिट है कि अगर इस फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी, मतलब फाइनेंशियल ईयर 1920 लेते हैं, तो फाइनेंशियल ईयर यहां पे 1920 जो लेते हैं, ओके, 1920 का आईटीसी जो है अगर किसी मंथ में आप भूल गए, ओके, किसी मंथ में आप भूल गए और ईयर भी खत्म हो गया, चलो भूल गए, आपको याद आ गया, तो आप कभी भी उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हो। वो आईटीसी आप जो है 3B में क्लेम कर दो। लेकिन फाइनेंशियल ईयर भी खत्म हो गया तो डरने की कोई बात नहीं। उस फाइनेंशियल ईयर का अगर आपका कोई आईटीसी रह गया होगा तो अगले फाइनेंशियल ईयर के, मतलब 1920 का आईटीसी आप अगले साल के सितंबर की ड्यू डेट, मतलब 10 अक्टूबर, सितंबर की रिटर्न की ड्यू डेट मतलब 20 अक्टूबर, और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, मतलब आपने एनुअल रिटर्न 20 अक्टूबर के पहले फाइल कर दिया होगा तो वो आपकी कट ऑफ डेट होगी और तब तक आप अपना मिसिंग आईटीसी क्लेम कर सकते हो। और एनुअल रिटर्न आप अक्टूबर के बाद फाइल कर रहे हो, एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट है 31 दिसंबर, तो आप अक्टूबर के बाद फाइल कर रहे हो तो मैक्सिमम डेट 20 अक्टूबर लिया जाएगा। वो बात अलग है कि प्रैक्टिकल लाइफ में ईयर 17, 18, 18, 19 की डेट एक्सटेंड की गई, वो ठीक है, वो एक्सटेंशन हमें याद नहीं रखना है। आपको तो इतने लिखना है, सितंबर की ड्यू डेट यानी 20 अक्टूबर और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, ये दिन तक आपने उस फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी ले लेना है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या, ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे, ओके, एक करेक्शन कर लेना, डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न नहीं, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, यहां पे ड्यू डेट चाहिए, सॉरी बराबर है, डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न बराबर है।
ठीक है, तो डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, अगर एनुअल रिटर्न बराबर है सही है, अगर आपने एनुअल रिटर्न जो पहले फाइल कर दिया होगा तो फिर वो डेट कंसीडर होगी। हाँ, अब इसमें एक कंसेप्ट आपके नॉलेज के लिए समझाना चाहूंगा। वो कंसेप्ट क्या समझाना चाहूंगा बेटा? वो कंसेप्ट ऐसा है कि एक इनवॉइस जो है, ध्यान से देखो, एक सप्लायर और यहां रिसिपिएंट। ठीक है, सप्लायर ने इनवॉइस जो दिया था वो जनवरी 20 में दिया था, इनवॉइस दिया था, और वो इनवॉइस की वैल्यू 1 लाख रुपए थी और उसके ऊपर जीएसटी जो है 12,000 रुपए था। ठीक है, वो इनवॉइस तो दे दिया, सामने वाले ने वो इनवॉइस का क्रेडिट ले लिया, पर यही इनवॉइस से रिलेटेड डेबिट नोट दी बाद में, और ये डेबिट नोट मई में दिया। ओके, 10,000 रुपए एक्स्ट्रा वारंटी कमीशन जो भी होगा एक्स्ट्रा लिया, इनवॉइस से रिलेटेड डेबिट नोट, और उसका जीएसटी जो है यहां पे उसका जीएसटी 1200 रुपए। ठीक है, तो अब ये जो डेबिट नोट है, ये डेबिट नोट उसने अगले साल दी, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर था 1920 और ये 2021। ओके, 2021, तो ये बेटा उसने अगले साल दी डेबिट नोट। तो सवाल ये था कि ये जो डेबिट नोट है, क्या आप इसका आईटीसी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं आप आईटीसी, और मैं तो कहता हूं जो मंथ में आया वो मंथ में आईटीसी क्लेम कर दो, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप भूल गए उसका आईटीसी लेना है तो आईटीसी आप ले सकते हो, पर अब इस डेबिट नोट को भी टाइम लिमिट क्या रहेगी? ये डेबिट नोट को टाइम लिमिट रहेगी। ये डेबिट नोट कौन से इनवॉइस से कनेक्टेड है? जो जनवरी में दिया गया। तो दिस डेबिट नोट पर्टेनिंग टू इनवॉइस इश्यूड इन द फाइनेंशियल ईयर 1920। अब 1920 का यहां पे टाइम लिमिट क्या है? 1920 का टाइम लिमिट है अगले साल की सितंबर की ड्यू डेट, यानी 20 अक्टूबर 2020, या डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा यहां पे इस डेबिट नोट का क्रेडिट भी लेना है, तो इस डेबिट नोट का क्रेडिट आपको सितंबर की ड्यू डेट, मतलब 20 अक्टूबर 2020, या फिर डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। ओके, तो यहां वो पीरियड में आपको आईटीसी लेना पड़ेगा। मतलब मई में डेबिट नोट इशू हुई तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और 20 अक्टूबर, इतने पीरियड में उसका आईटीसी आपको क्लेम कर लेना है। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि सर डेबिट नोट तो 2021 में इशू हुई। अगर डेबिट नोट 2021 में इशू हुई तो इसका आगे का फाइनेंशियल ईयर जो है वो 21-22 होगा। तो जो सितंबर 21 की ड्यू डेट आएगी, यानी उसके आगे का फाइनेंशियल ईयर सितंबर 21 की ड्यू डेट आएगी, तब तक मैं उसका क्रेडिट ले सकता हूं, ऐसा नहीं है। ओके, तो यहां पे ध्यान से सुनिएगा। ओके, यहां ये डेबिट नोट का आईटीसी का जो टाइम लिमिट रहेगा वो कलर उसके ओरिजिनल इनवॉइस से लेगा। अगर उसका ओरिजिनल इनवॉइस प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का है तो उसके डेबिट नोट को भी यहां पे आईटीसी लेने की रिस्ट्रिक्शन इसी साल के सितंबर की ड्यू डेट और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, उसके बेस पे उसको आईटीसी दिया जाएगा। चलो, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस करने के लायक था। तो यहां पे हमारा सेक्शन 16 खत्म होता है। उसके बाद में सेक्शन 17 जो बात करता है अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी। ये दोनों चार्ट सीए फाइनल लेवल पे बड़े इंपॉर्टेंट है, पर जो स्टूडेंट इंटर कर रहे हैं इंटर के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यहां पे मैं ये लेता हूं 17(1), 2, 3 थोड़ा बाद में। हम सबसे पहले तो ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन 17(5) देख लेते हैं। ओके, तो चलो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 17(5), चलो 17(5) ब्लॉक क्रेडिट, ये हम डिस्कशन में लेते हैं। 17(5) में सबसे पहला ब्लॉक क्रेडिट क्या हो रहा है, क्यों जा रहा है?
हाँ, तो अब हम देखेंगे सेक्शन 17(5) पहले, और वो बात करता है ब्लॉक क्रेडिट से रिलेटेड। ठीक है, अब सेक्शन 17(5) जो ब्लॉक क्रेडिट से रिलेटेड बात करता है बेटा, इसमें जो वैसे तो उन्होंने कहा है कि सभी गुड्स जो बिजनेस में यूज हो गए उसके आईटीसी आपको मिल जाएंगे, लेकिन उन्होंने सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में लिस्ट दिया हुआ है, और इस लिस्ट में जो भी आपके गुड्स हो गए उसके आईटीसी आपको नहीं मिलेंगे। पहला थॉट तो नहीं मिलेंगे, लेकिन उसमें एक्सेप्शंस भी दिए हैं, यानी बिजनेस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए उसके अंदर एक्सेप्शंस भी दिए हैं। और वैसे तो आपको आईटीसी नहीं मिलेंगे, लेकिन आप अगर एक्सेप्शंस में आते हो तो फिर आपको आईटीसी दे दिए जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मोटर व्हीकल की। मोटर व्हीकल का मैंने यहाँ टेबल लिया है, लेकिन अगर आप चार्ट से जाओगे तो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। मोटर व्हीकल हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, अगर आपको याद होगा तो। मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। नाउ पहले सेकंड वाला पार्ट, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स जो है उसके आईटीसी आपको दे दिए जाएंगे, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स जो होगा। दूसरा, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। अब मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की अगर हम बात करें तो वो केस में वहां रिस्ट्रिक्शंस डाले हुए हैं। तो एक बार फिर से गुड्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त इस बात का पूरा ध्यान देना कि गुड्स के लिए होगा तो आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। पैसेंजर की बात होगी तो पैसेंजर में अब उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस क्या लगाया है, रिस्ट्रिक्शंस ये लगाया है कि अगर आपके मोटर व्हीकल जो पैसेंजर्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाया गया उसमें आपकी सिटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर ओके, यहां पे नॉट मोर देन अब यहां पे लिख ले मोटर व्हीकल जिसमें सिटिंग कैपेसिटी जो है, सिटिंग कैपेसिटी 13 और लेस तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके, यानी आपकी सिटिंग कैपेसिटी 13 या लेस होगा तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये होगा कि उन्होंने सभी मोटर व्हीकल पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है, उसी मोटर व्हीकल पर रिस्ट्रिक्शन लगाया है जिसकी सिटिंग कैपेसिटी 13 और लेस है। ठीक है, इंक्लूडिंग ड्राइवर, मतलब अगर आपकी सिटिंग कैपेसिटी 13 या उससे ज्यादा होगी तो आपको आईटीसी दे दी जाएगी। तो ये एक एग्जम्पशन वेयर आईटीसी इज अलाउड, यहां एग्जम्पशन की जगह प्रॉपर वर्ड है एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस मतलब जहां आपको आईटीसी मिलेगा और पहला आईटीसी नहीं मिलेगा। तो हम चार्ट में अगर पैसेंजर का देखें, ओके देखो गुड्स का तो मिल जाएगा। अब पैसेंजर में आ जाए, पैसेंजर में अगर आपकी सिटिंग कैपेसिटी 13 या उससे कम है और सिटिंग कैपेसिटी 13 से ज्यादा है, अगर सिटिंग कैपेसिटी 13 से ज्यादा है तो आपको आईटीसी दे दिया जाएगा, वहां कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब आ जाते सिटिंग कैपेसिटी 13 या उससे कम है, तो अगर सिटिंग कैपेसिटी 13 या उससे कम है तो फिर आपको आईटीसी नहीं दिया जाएगा। पर उसमें भी एक्सेप्शन है। उसमें क्या एक्सेप्शन है कि अगर आपने ऐसा कोई मोटर व्हीकल खरीदा जिसकी सिटिंग कैपेसिटी 13 या उससे कम है तो पहला थॉट तो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त यही आना चाहिए कि आईटीसी नहीं दिया जाएगा। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है कि अगर वो मोटर व्हीकल जिसकी सिटिंग कैपेसिटी 13 से कम है, अगर वो स्पेसिफिक मोटर व्हीकल यहां पे फर्दर सप्लाई के लिए यूज होगा, वर्ड यूज किया है बेटा फर्दर सप्लाई, मतलब क्या कि वो अगर आगे फर्दर सप्लाई के लिए यूज होगा तो जो टैक्सेबल सप्लाई है तो फिर आईटीसी दे दिया जाएगा। एग्जाम्पल आपने कार खरीदी, 4-5 सिटिंग कैपेसिटी है, लेकिन आपने कार अपने बिजनेस एसेट नहीं खरीदी, आपने कार बेचने के लिए खरीदी, फर्दर सप्लाई के लिए खरीदी। अब ये फर्दर सप्लाई के लिए खरीदी मतलब क्या, सप्लाई मतलब सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल। मतलब अगर ये जो कार खरीदी आप सेल के लिए खरीद रहे हो, लीज के लिए खरीद रहे हो, रेंटल के लिए खरीद रहे हो, हायर के लिए खरीदो तो फिर आपको आईटीसी मिल जाएगा। और ये जो आप फर्दर सप्लाई कर रहे हो वो आपका टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर आप जीएसटी दे रहे हो, जीएसटी की लेवी है तो फिर आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। ओके, लायबिलिटी है तो आईटीसी
दे दिया जाएगा। उसके बाद में सेकंड आपने ऐसी मोटर व्हीकल जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 से कम है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के लिए खरीदा, मतलब आपका बिजनेस ही पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है, ओके, आप टिकट लेके यहाँ पे या फिर कैब है आपकी, तो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के लिए आपने खरीदा तो आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। और अगर आपने इंपार्टिंग ट्रेनिंग और ड्राइविंग ऑफ सच मोटर व्हीकल तो वो केस में आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे बेटा इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन हैविंग सिटिंग कैपेसिटी मोर देन 13 इंक्लूडिंग, तो ये जो भी बेनिफिट्स दिए, एक्सेप्शंस जो भी बेनिफिट दिए वो 13 के इसमें दे दिए। तो चलो एक बार फिर से, गुड्स के लिए होगा तो मिल जाएगा, पैसेंजर के लिए होगा 13 से ज्यादा होगा तो आईटीसी मिल जाएगा, 13 से कम होगा तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे नॉर्मली नहीं मिलेगा, लेकिन आप फर्दर सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर या फिर आपने ड्राइविंग स्कूल ऐप की उसके लिए खरीदा तो आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। दूसरा वेसल और एयरक्राफ्ट। वेसल और एयरक्राफ्ट में मैं आपको एक बात बता दूं, क्या वेसल एयरक्राफ्ट की एग्जैक्टली सेम प्रिंसिपल है, सिर्फ वो 13 वाला क्राइटेरिया नहीं है। मतलब आपने कोई शिप खरीदी, एयरक्राफ्ट खरीदा, तो वेसल और एयरक्राफ्ट खरीदा होगा और गुड्स के लिए खरीदा होगा तो मिल जाएगा। उसमें दो पार्ट, ओके, आपने गुड्स के लिए खरीदा होगा तो मिल जाएगा। अब अगर आपने पैसेंजर के लिए खरीदा होगा तो पैसेंजर के लिए खरीदा होगा तो वो सिचुएशन में यहां 13 और लेस देन 13 उसमें डिवाइड मत करना। वेसल और एयरक्राफ्ट पैसेंजर के लिए खरीदा होगा तो पहला थॉट नहीं मिलेगा, लेकिन आपने फर्दर सप्लाई के लिए खरीदा होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए खरीदा होगा, मतलब इंडिगो एयरलाइंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए खरीद रही है तो फिर आईटीसी मिल जाएगा। या फिर नेविगेशन वेसल, मतलब ट्रेनिंग इन नेविगेशन ऑफ वेसल तो मिल जाएगा, या फ्लाइंग आपकी इंस्टीट्यूट होगी तो मिल जाएगा। मतलब क्या, सिंपल वर्ड में उल्टा अगर उसको मैं एक लाइन में खरीदूं, वेसल और एयरक्राफ्ट आपने अपने पर्सनल पर्पस के लिए खरीदा, चार्टर्ड प्लेन खरीदा, ओके, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फर्दर सप्लाई के लिए नहीं, पर्सनल पर्पस के लिए खरीदा, चार्टर्ड प्लेन खरीदा, तो उसके आईटीसी नहीं दिए जाएंगे, बी केयरफुल। या क्रूज शिप आपने पर्सनल पर्पस के लिए खरीदी तो उसके आईटीसी आपको नहीं दिए जाएंगे। इज इट क्लियर? तो ये था रिगार्डिंग टू यहां पे बेटा वेसल और एयरक्राफ्ट। उसके बाद में यहां एबी क्लॉज लाया गया, और ये एबी क्लॉज बेटा कुछ सर्विसेज के लिए, 3 सर्विसेज है, जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज, सर्विसिंग, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस सर्विसेज। ये 3 सर्विसेज के बारे में ध्यान से समझ लो। ये 3 सर्विसेज अगर आपने ऐसे कैपिटल गुड्स पे, यानी मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट, यानी मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट इस पे लिया, तो अगर आपने ये 3 सर्विसेज मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट इसके ऊपर लिया तो आपको आईटीसी, जहां जो मैंने ऊपर डिस्कशन किया, जहां आपको आईटीसी ब्लॉक किए हैं, अगर उस मोटर व्हीकल पे ये 3 सर्विसेज लिया तो आपको आईटीसी नहीं मिलेंगे, और जहां आईटीसी आपको ब्लॉक नहीं किए है वो केस में आपको मिल जाएगी। अब आपको आईटीसी कहां ब्लॉक नहीं किए, मोटर व्हीकल के केस में गुड्स के लिए होगा तो आईटीसी मिलते हैं, तो फिर उस मोटर व्हीकल पे ये 3 सर्विसेज लिया तो आईटीसी मिल जाएंगे। अगर आपने 13 से ज्यादा पैसेंजर्स है तो वो केस में आपको आईटीसी मिलते हैं, तो उस मोटर व्हीकल पे आपने 3 सर्विसेज लिया तो आपको आईटीसी मिल जाएंगे। और अगर आप 13 से कम है लेकिन आपने फर्दर सप्लाई या पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन या ट्रेनिंग के लिए खरीदा तो वो सिचुएशन में आपको आईटीसी है, तो ये 3 सर्विसेज के आईटीसी मिल जाएंगे। लेकिन उस मोटर व्हीकल पे अगर आपने पर्सनल पर्पस के लिए खरीदा, ओके, तो 13 से कम है, पर्सनल या बिजनेस पर्पस के लिए खरीदा, फर्दर सप्लाई के लिए नहीं खरीदा, एज अ बिजनेस एसेट बताया, या वेसल और एयरक्राफ्ट एज अ बिजनेस एसेट बताया, लेकिन फर्दर सप्लाई या पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं खरीदा, तो वहां आपको आईटीसी ब्लॉक किए गए हैं, तो बेटा ये 3 सर्विसेज के भी आईटीसी आपको ब्लॉक कर दिए जाएंगे। तो लास्ट में मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट एज अ बिजनेस एसेट है या पर्सनल पर्पस के लिए है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेंगे। हाँ, ये बिजनेस करने के लिए खरीदा गया, फर्दर सप्लाई के लिए, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो फिर आईटीसी दे दिया जाएगा। तो ये हमने यहां पे इन शॉर्ट रिवाइज किया बेटा। तो ये था इंश्योरेंस रिलेटेड। हाँ, नेक्स्ट बेटा इसके और 2 एक्सेप्शन है। क्या 2 एक्सेप्शन है? कि अगर मोटर व्हीकल आपका फिनिश गुड्स ही है, सुनना, मोटर व्हीकल आपका फिनिश गुड्स है, आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, ये गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उसका उन्होंने रिपेयर्स मेंटेनेंस करवाया, जनरल इंश्योरेंस निकाला, तो उनका फिनिश गुड्स होगा तो मिल जाएगा।
एक होता है बेटा मोटर व्हीकल जो खरीदा आपकी असेट है, और एक होता है मोटर व्हीकल जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है। तो फाइनल प्रोडक्ट है तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। और सेकंड, अगर इंश्योरेंस कंपनी होगी और मोटर व्हीकल का री इंश्योरेंस वगैरह करवा रही होगी तो वो केस में उसको आईटीसी मिल जाएगा। तो ये था बेटा रिगार्डिंग टू मोटर व्हीकल या फिर वेसल और एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट, उससे रिलेटेड 3 सर्विसेज। उसके बाद में क्लॉज बी। क्लॉज बी ये क्या कहता है बेटा? क्लॉज बी ये कहता है, ओके, क्लॉज बी में 1, ओके, फूड और ब्यूरेजेस। देखो कैसे पढ़ना है इसको। फूड और ब्यूरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, फूड और ब्यूरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, vessel or aircraft as referred in clause AA except when used for the purpose specified therein। ठीक है, तो अगर बिजनेस में, देखो पहली बात तो मैं कह दूं, अगर आप नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो फिर तो क्रेडिट मिलेगा ही नहीं, 16 ही आपको हकाल देगा। 16 की पहली कंडीशन है कि बिजनेस के लिए अगर होगा तो बात कीजिए। तो 17(5) को कैसे पढ़ना? 17(5) स्पेशली वो केस में लगता है जहां आपने बिजनेस के लिए खरीदा पर ब्लॉक है, बिजनेस के लिए खरीदा पर ब्लॉक है। जैसा मोटर व्हीकल बिजनेस के लिए खरीदा लेकिन आप एक्सेप्शन में नहीं आते हो तो ब्लॉक है। वेसल और एयरक्राफ्ट बिजनेस के लिए खरीदा, आप प्रूव कर रहे हो कि यूज इन द बिजनेस, लेकिन वो आप कि यहाँ पे एक्सेप्शन पे नहीं आ रहे हो तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। सेम बेटा फूड और ब्यूरेजेस, मतलब रेस्टोरेंट का बिल है, फूड का बिल है, ब्यूरेजेस का बिल है, आउटडोर कैटरिंग का बिल है, बिजनेस का खर्चा है, आप इनकम टैक्स में बिजनेस के खर्चे बता रहे हो। कॉस्मेटिक, प्लास्टिक, हेल्थ सर्विसेज, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज, लीजिंग वगैरह, तो इसके आईटीसी आपको पहला थॉट तो नहीं दिए जाएंगे। या लीजिंग ऑफ मोटर व्हीकल, ये याद रखना, लीजिंग ऑफ मोटर व्हीकल और वेसल और एयरक्राफ्ट रेफर्ड इन क्लॉज ए और AA। मतलब क्या, अगर आपने ऐसा मोटर व्हीकल रेंट पे लिया या वेसल और एयरक्राफ्ट रेंट पे लिया जो क्लॉज ए और AA में आपको जो है उसके आईटीसी नहीं मिलते। मतलब क्या, मतलब आपने ऐसा मोटर व्हीकल रेंट लीज पे लिया जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 से कम है और वो आप मोटर व्हीकल जो है फर्दर सप्लाई या पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन या फिर आप ट्रेनिंग के लिए यूज नहीं कर रहे हो तो वो मोटर व्हीकल का आईटीसी नहीं मिलता है। तो ऐसा मोटर व्हीकल आपने न खरीदते हुए, यानी आपने खरीदा नहीं, सेम मोटर व्हीकल आपने लीजिंग पे लिया, रेंटिंग पे लिया, हायरिंग पे लिया, तो वो लीजिंग पे जो सर्विस टैक्स लग के आएगा या हायरिंग पे जो सर्विस टैक्स लग के आएगा उसका आईटीसी आपको नहीं दिया जाएगा। इज इट क्लियर? बात समझ में आया? तो गवर्नमेंट ने दोनों ब्लॉक कर दिए। मोटर व्हीकल खरीदा तो भी क्रेडिट नहीं, तो आप क्या दिमाग लगाओगे, अच्छा खरीदा तो क्रेडिट नहीं, तो सब सेम मोटर व्हीकल लीज पे लोगे। तो गवर्नमेंट कहती है अगर वो मोटर व्हीकल आप खरीदते तो क्रेडिट नहीं मिलता, तो वही मोटर व्हीकल अगर आपने लीज पे, कैब पे, रेंट कैब सर्विस यानी कैब सर्विस लिया, आपने लीज पे लिया, हायरिंग लिया, तो वो मोटर व्हीकल या उस वेसल और उस एयरक्राफ्ट का आपको आईटीसी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बिजनेस के खर्चे होने के बाद भी आईटीसी नहीं दे। जैसे एग्जांपल के तौर पे सॉफ्टवेयर कंपनी अपने एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन के लिए 50 कार खरीद रही है, तो आप 50 कार जिसमें सीटिंग कैपेसिटी 13 से कम है, और वो एज अ बिजनेस एसेट खरीद रही है अपने डायरेक्टर के लिए, एम्प्लॉय के लिए, तो उसको आईटीसी नहीं है। तो अगर अब देखो उस कार का जनरल इंश्योरेंस करवाते हैं तो आईटीसी नहीं, क्योंकि मेन कार का नहीं है तो उसका भी नहीं है, रिपेयर्स का भी नहीं है, सर्विसिंग का नहीं है। और अब सॉफ्टवेयर कंपनी सोच रही है कि यार कार खरीदे तो आईटीसी नहीं, चलो कार खरीदते नहीं, इतना पैसा क्यों लगाते, रेंट पे लेते तो आईटीसी तो मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत चालाक है, अगर वो गुड्स आपने रेंट पे भी लिया तो उसका आईटीसी वो नहीं देगी। तो ये बात का ख्याल रहे। लेकिन जो मोटर व्हीकल या जो वेसल और एयरक्राफ्ट के आईटीसी है, जैसा गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको आईटीसी है, तो फिर वही गुड्स ट्रांसपोर्ट वाला व्हीकल आप लीज पे लेते हो तो आईटीसी मिल जाएगा। अगर आपको 13 से ज्यादा पैसेंजर कैपेसिटी वाला मोटर व्हीकल जो है आईटीसी है, तो वही बस एग्जांपल लो, बस अगर आप रेंट पे लेते हो तो आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये लीजिंग वाला ये वाला पॉइंट आपने याद रखना है। नाउ इस क्लॉज के एक्सेप्शन क्या है? जैसे आप फूड और ब्यूरेजेस बिजनेस के लिए खरीदते हो, क्रेडिट नहीं, आउटडोर कैटरिंग क्रेडिट नहीं, रेस्टोरेंट नहीं, हेल्थ सर्विसेज नहीं, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी नहीं, लाइफ इंश्योरेंस नहीं, तो आपको इसके क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं दिए गए। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट कहती है लेकिन अगर आपने फूड और ब्यूरेजेस खरीदे, वो आपका इनवर्ड सप्लाई था, ध्यान से सुनना, वो आपका इनवर्ड सप्लाई था फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई,
मतलब वैसे तो कोई भी इंडिया के बिजनेसमैन को फूड और बेवरेज खरीदा तो क्रेडिट नहीं, लेकिन आपने वो इसलिए खरीदा क्योंकि आपको फर्दर सप्लाई करना है। ग्रोसरी शॉप वाला है, ग्रोसरी शॉप वाला फूड और बेवरेजेस इसलिए खरीद रहा है क्योंकि उसको फर्दर सप्लाई करना है। आउटडोर कैटरिंग वाला फूड और बेवरेजेस आउटडोर कैटरिंग वाला किसी सब कॉन्ट्रैक्टर से कैटरिंग सर्विस इसलिए ले रहा है क्योंकि आगे उसको कैटरिंग सर्विस प्रोवाइड करना है। तो अगर आपने ये जो खरीदे हैं ये फर्दर सप्लाई के लिए खरीदे होगे तो फिर आईटीसी दिया जाएगा, क्योंकि ये तो आपका मेन इनपुट है और आपने खरीदे इसलिए क्योंकि फर्दर सप्लाई है, यानी वो बिजनेस का खर्चा नहीं है। देखो, बिजनेस के दो टाइप के खर्चे होते हैं, एक ट्रेडिंग वाला और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला। अगर एक बहुत सिंपल वर्ड में समझना है कि ये ट्रेडिंग वाला आइटम है, यानी आपने खरीदे इसलिए क्योंकि ट्रेड करना है, फर्दर सप्लाई करना है, तो फिर आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। और नीचे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये ओवरहेड खर्चे है, ये फर्दर सप्लाई के लिए नहीं, ये ओवरहेड है, खर्चे है, तो फिर आपको आईटीसी नहीं दिया जाएगा। इन सिंपल वर्ड, आपने कैटरिंग खरीदा इसलिए क्योंकि कैटरिंग देना है, आपने यहाँ पे ब्यूटी ट्रीटमेंट खरीदा इसलिए क्योंकि ब्यूटी ट्रीटमेंट देना है, हेल्थ सर्विसेज देना है, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी सर्विसेज देना है, तो फिर आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में फर्दर सप्लाई के लिए खरीदा या कंपोजिट या मिक्स सप्लाई के लिए, तो बहुत ही सिंपल में आपका ट्रेडिंग वाला आइटम होगा तो आपको क्रेडिट दिया जाएगा। मतलब क्या, आपने फूड बेवरेजेस इसलिए खरीदा क्योंकि आप डायरेक्ट नहीं बेच रहे हो पर किसी के साथ कंपोजिट करके बेच रहे हो, किसी के साथ कंपोजिट करके बेच रहे हो, यानी आपके सप्लाई के साथ वो भी दे रहे हो, तो फिर आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। जैसे एयरलाइन एग्जांपल लो हम, एयरलाइन के केस में, एयरलाइन के केस में वो फूड इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि वो जो है अपने सप्लाई यानी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के साथ फूड पैसेंजर को फ्री दे रहे हैं, यानी उसमें प्राइस कंबाइन करके दे रहे हैं, कंपोजिट सप्लाई में दे रहे हैं या मिक्स सप्लाई में भी दे रहे हो, पर ट्रेड कर रहे हो। एक तो डायरेक्ट ट्रेड कर रहे हो, कंपोजिट करके ट्रेड कर रहे हो, या मिक्स करके ट्रेड कर रहे हो, पर ट्रेड कर रहे हो ना, जिससे कुछ रेवेन्यू कमा रहे हो ना, तो फिर आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। इज इट क्लियर? अदरवाइज ये ओवरहेड हो गया आपके, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स हो गए ओवरहेड एक्सपेंसेस, तो फिर आपको आईटीसी नहीं दिया जाएगा। बी केयरफुल इन दिस एरिया। तो वो ट्रेडिंग वाला आइटम है, फिर वो डायरेक्ट हो, कंपोजिट हो या मिक्स सप्लाई की इसमें दिया हो, तो आपको आईटीसी उसका दे दिया जाएगा। उसमें उसके बाद में बी क्लॉज में ही यहां पे सेकेंड बी क्लॉज में मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ या फिटनेस सेंटर, यानी मेंबरशिप ऑफ क्लब होगी, हेल्थ या फिटनेस सेंटर के खर्चे हो गए, तो उसका आईटीसी नहीं दिया जाएगा, इवन तो आप बिजनेस खर्चा बता रहे हो। नाउ नेक्स्ट, ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉय फॉर वैकेशन। तो एम्प्लॉय को आपने ट्रैवल बेनिफिट दिया तो उसका भी आईटीसी आपको नहीं दिया जाएगा, इवन दो बिजनेस खर्चा होगा। लेकिन यहां पे एक करेक्शन कर लेना जो मेरी रह गई है, और वो करेक्शन ये है, ये तीनों के लिए बेटा, तीनों के लिए। इफ सप्लाई अंडर द कंपल्शन ऑफ लॉ, compulsion of law for time being in force, under the compulsion of law for time being force, then ITC is allowed. ITC is allowed. ठीक है, तो अब थोड़ा ये पॉइंट को समझ लेना, वो गलती से वो उसमें आया है, वो तीनों के लिए है। मतलब क्लॉज बी के 1, 2 और 3 तीनों के लिए, ये क्लॉज सी है, ये क्लॉज डी है, ये ई, एफ, जी, एच, आई। ठीक है, अब ये तीनों के लिए एक पॉइंट मैं आपको समझा देता हूं। वो पॉइंट क्या है बेटा, कि अगर आपने ये जो है ये खरीदे इसलिए क्योंकि बाय लॉ कंपलसरी आपको ये प्रोवाइड करना, जैसे कैंटीन, फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से कैंटीन देना खरीदे, इसलिए आपने फूड खरीदा, कैटरिंग सर्विस खरीदा, क्योंकि बाय लॉ ये जरूरी है
वो बिजनेस खर्चा करना, तो फिर आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। या हेल्थ फिटनेस सेंटर्स हो गए और बाय लॉ जरूरी हो गए तो फिर आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। ट्रैवल बेनिफिट टू एम्प्लॉय अगर बाय लॉ कंपलसरी होगा तो आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। तो ये तीनों के लिए अंडर द कंपल्शन ऑफ लॉ होगा फॉर टाइमिंग इन फोर्स, तो आईटीसी इज अलाउड। अदरवाइज इन तीनों के आईटीसी अलाउड नहीं, एक्सेप्ट जो एक्सेप्शंस में कवर किया गया है। तो ये हमने क्लॉज बी देखा। उसके बाद में क्लॉज सी देखो बेटा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब ध्यान से सुनना, ओके, कोई भी आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लेते हो और वो कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लेते हो तो आईटीसी नहीं मिलेगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का बेसिक फंडा क्या है कि आपने सामने वाले से गुड्स और सर्विस के कंबाइन कॉन्ट्रैक्ट किए और वो आप सर्विस ले रहे हो, और ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस कंस्ट्रक्शन के लिए ले रहे हो, तो कंस्ट्रक्शन, और वो भी कंस्ट्रक्शन किसका, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो आपको आईटीसी नहीं दिया जाएगा। अब कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन क्या है? कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन है, कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन, अल्ट्रेशन, रिपेयर्स, ओके, to the extent of capitalization to the said immovable property। हाँ, टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन टू द सेड इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब ये हुआ कि अगर आपको पूरा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, या रिनोवेशन कॉन्ट्रैक्ट है, या एडिशन अल्ट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट है, रिपेयर्स कॉन्ट्रैक्ट है, ओके, तो ये रिपेयर्स भी कवर किया है। यानी आपने बिल्डिंग का इमूवेबल प्रॉपर्टी सिर्फ बिल्डिंग मत लेना, लैंड भी लेना, या फिर ब्रिज, डैम, टनल्स वगैरह सब ले लेना। तो ऐसे केस में यहाँ पे कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का रिपेयर्स कॉन्ट्रैक्ट है, एडिशन अल्ट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट है, और वो आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दिया और आपने सर्विस लिया, क्यों ना ये बिजनेस पर्पस के लिए होगा, लेकिन आपको आईटीसी नहीं दिया जाएगा। बात खत्म, नहीं बोल दिया तो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, लेकिन एक बात पे आपका ध्यान लाना चाहूंगा, और वो है टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। ये टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन क्या है बेटा, कि आपने जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली वो आपके बुक्स में आप कैपिटलाइज कर रहे हो तो ही आपका क्रेडिट ब्लॉक होगा। मतलब अगर जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली इमूवेबल प्रॉपर्टी पे और वो आप कैपिटलाइज नहीं कर रहे हो तो फिर आपको क्रेडिट मिल जाएगा। क्रेडिट कब नहीं मिलेगा, जब आप कैपिटलाइज कर रहे हो। मतलब क्या, मतलब समझ लो, अभी देखो ये फ्लोर की एक छोटी सी एक टाइल्स टूट गई, तो एक टाइल्स बिठाने के लिए मैंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दिया। मैंने कहा देख भाई, तेरा ही मटेरियल, तेरा ही सब कुछ, वो इतनी सी टाइल्स बिठा दे। उसने कहा ठीक है साहब, मैं बिठा दूंगा, मैं 500 रुपए लूंगा, जिसमें सीमेंट वगैरह सब मेरा, टाइल्स भी मेरी। ये 500 रुपए का खर्चा हुआ, लेकिन मैं इसको कैपिटलाइज नहीं कर रहा हूं। ये रेवेन्यू खर्चा हुआ भाई, बिल्डिंग रिपेयर के लिए रेवेन्यू खर्चा हुआ, इसको कैपिटलाइज नहीं कर रहा हूं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मैं उसको कैपिटलाइज नहीं कर रहा हूं बेटा, तो वो केस में 500 रुपए पे वो जीएसटी लगा के देगा, वो मैं आईटीसी ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि जो ब्लॉक किया गया है वो ब्लॉक है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन का है और कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, और यहां पे कंस्ट्रक्शन में बेटा उतना ही पार्ट आएगा जो आप कैपिटलाइज करोगे। अगर आप कैपिटलाइज नहीं करोगे तो वो कंस्ट्रक्शन के डेफिनेशन में नहीं आएगा, मतलब ब्लॉक नहीं रहेगा, आप आईटीसी ले पाओगे। नाउ इसके और क्या एक्सेप्शंस है? इसके एक्सेप्शंस है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर प्लांट एंड मशीनरी। अब ध्यान से सुनना, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन सिर्फ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी डाला है, ठीक है। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्लांट एंड मशीनरी, मतलब कोई प्लांट एंड मशीनरी इरेक्ट करके दे रहा है, इंस्टॉल करके दे रहा है, मैंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो उसका आईटीसी मैं ले सकता हूं। फिर वो प्लांट एंड मशीनरी क्यों ना इमूवेबल हो, मतलब प्लांट एंड मशीनरी है ना, फिर वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो। पहली बात तो मैं आपको कह दूं, मूवेबल प्लांट एंड मशीनरी होगी तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बोला ही नहीं जाता है। वो इसलिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला जाता है क्योंकि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन खुद कहती है कि इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, रिनोवेशन, रिपेयर्स वगैरह जो भी होगा वो ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी पे होगा, जिसमें गुड्स और सर्विस दोनों इन्वॉल्व है, तो ही वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे ओके, यहाँ प्लांट एंड मशीनरी का अगर वो एक्सेप्शन डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली वो प्लांट एंड मशीनरी जो इमूवेबल तैयार हो रही है उसका वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो वो केस में यहां पे आपको आईटीसी दे दिए जाएंगे। समझ लो मैं एक बहुत बड़ा स्टोरेज टैंक इरेक्ट कर रहा हूं और मैंने एलएनटी को दे दिया, एक स्टोरेज टैंक का प्लान बना रहा हूं और मैंने एलएनटी को, या कोई मशीनरी है और एलएनटी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो वो केस में वो इमूवेबल बनने वाली है, वो अटैच टू द अर्थ है और एलएनटी ने मुझे बना के दी, 70 करोड़ का मशीन है, उसके ऊपर जीएसटी लगा के दिया और वो प्लांट एंड मशीनरी के डेफिनेशन में आता है, क्यों ना वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा, पर मुझे आईटीसी दे दिया जाएगा। फिर दूसरा सवाल सामने आता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्लांट एंड मशीनरी। बिल्कुल ये सवाल तो सामने आएगा ही कि व्हाट डू यू मीन बाय प्लांट एंड मशीनरी। क्यों? क्योंकि हम तो फैक्ट्री को भी प्लांट कहते हैं, तो क्या फैक्ट्री आ जाएगा? नहीं, प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन उन्होंने दी है। प्लांट एंड मशीनरी मींस एपरेटस, इक्विपमेंट और मशीनरी, मतलब वो एज एपरेटस होना चाहिए, कोई इक्विपमेंट होना चाहिए, कोई मशीनरी होनी चाहिए, वही प्लांट एंड मशीनरी कही जाएगी। आपकी फैक्ट्री बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी नहीं कही जाएगी।
तो कोई apparatus, इक्विपमेंट या मशीनरी फिक्स टू द अर्थ बाय फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट, मतलब ऐसा कोई मशीन जो फिक्स टू द अर्थ है या फाउंडेशन सपोर्ट से अटैच है या फिर कोई इक्विपमेंट है फिक्स टू द अर्थ है, तो वो केस में उसको प्लांट एंड मशीनरी बोला जाएगा। इज इट क्लियर? उसके बाद में बेटा यहां पे कोई फाउंडेशन या स्ट्रक्चरल सपोर्ट बनाते हो, समझ लो एक मशीन इंस्टॉल करने के लिए एक पूरा सिविल फाउंडेशन बन रहा है, तो वो फाउंडेशन को भी प्लांट एंड मशीनरी बना जाएगा। ओके, ये पॉइंट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई फाउंडेशन और स्ट्रक्चर है, ओके, तो वो फाउंडेशन और स्ट्रक्चर मशीन के लिए बनाया गया, क्यों ना वो सीमेंट का बनाया हो, सिविल कंस्ट्रक्शन हो, ओके, वो भी प्लांट एंड मशीनरी माना जाएगा और उसमें उसका अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दिया हो तो वो भी कंसिडर होगा। और ये जो प्लांट एंड मशीनरी और उसका सपोर्ट, उसका फाउंडेशन आप फर्दर सप्लाई के लिए यूज कर रहे हो, लेकिन आपकी लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आएगी। कोई सिविल स्ट्रक्चर अदर देन दिस प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आएगा। टेलीकम्युनिकेशन टावर्स जो है वो प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आएंगे और पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री ऑफ प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आएंगे। जो प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आएंगे वो ध्यान रखना, क्योंकि उन्होंने क्रेडिट उसका दिया है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, अगर आप प्लांट एंड मशीनरी के लिए लेते हो तो उसका आईटीसी उन्होंने आपको दिया है। इज इट क्लियर? मतलब ये हुआ कि अगर यहां पे कोई प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आता है, अब प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आता है मतलब टेलीकम्युनिकेशन टावर नहीं आता है, पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री नहीं आता है, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं आता है, तो इसके लिए अगर कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दिया हो तो वो सिचुएशन में उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे प्लांट एंड मशीनरी नहीं मानी जाएगी। तो ये हमने देखा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन भी देखा। ओके, और दूसरा एक्सेप्शन है बेटा, आपने कोई सब कॉन्ट्रैक्टर से वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली फॉर प्रोवाइडिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, सुनना ध्यान से, किसी सब कॉन्ट्रैक्टर से वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली फॉर प्रोवाइडिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, तो फिर आपको क्रेडिट ले लिया जाएगा, आपको क्रेडिट दे दिया जाएगा। तो वैसे तो इंडिया में कोई भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट लेता है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तो आईटीसी नहीं है, लेकिन अगर वो प्लांट एंड मशीनरी के लिए लेता है तो आईटीसी है। और वो अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस इसलिए ले रहा है क्योंकि आगे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो फिर उसका आईटीसी दे दिया जाएगा। ये तो था सी क्लॉज। फिर बेटा डी क्लॉज। डी क्लॉज में कोई भी इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस सर्विसेज, ओके, गुड्स प्लस सर्विसेज, यानी कोई भी इनवर्ट सप्लाई आप करते हो और गुड्स और सर्विसेज का इनवर्ट सप्लाई आप ले रहे हो, तो वो सिचुएशन में आपको आईटीसी दे दिया जाएगा फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगेन ये बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सी क्लॉज और डी क्लॉज में क्या डिफरेंस है? सी क्लॉज मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट कंबाइन था गुड्स प्लस सर्विस का, और डी क्लॉज में कॉन्ट्रैक्ट कंबाइन नहीं है, आपने गुड्स अलग खरीदा, सर्विसेज अलग खरीदी। ध्यान से सुनना, गुड्स अलग खरीदा, सर्विसेज अलग खरीदी, और ये गुड्स और सर्विसेज अलग करके आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो आपको आईटीसी ना गुड्स का दिया जाएगा ना सर्विस का दिया जाएगा। ओके, प्रोवाइडेड दैट ऑन हिज ओन अकाउंट, आप खुद की बिल्डिंग बांध रहे हो, क्यों ना बिजनेस वाली बिल्डिंग बांध रहे हो, पर आप ऑन अकाउंट यानी खुद की बिल्डिंग बांधने के लिए अगर आप गुड्स और सर्विसेज खरीद रहे हो तो आपको आईटीसी नहीं। लेकिन आप बिल्डर हो, ओके, या आप कॉन्ट्रैक्टर हो और आप दूसरे की बिल्डिंग बांधने के लिए सीमेंट खरीद रहे हो, ब्रिक्स खरीद रहे हो, स्टील खरीद रहे हो, सर्विसेज खरीद रहे हो, पर खुद की ऑन हिज ओन अकाउंट नहीं है, किसी और की बिल्डिंग बांधने के लिए आप खरीद रहे हो, तो फिर आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। वो ऑन हिज ओन अकाउंट मतलब खुद की बिल्डिंग, क्यों ना बिजनेस के लिए हो, पर आपको आईटीसी नहीं दिया जाएगा, ना वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का दिया जाएगा, ना आपको गुड्स और सर्विसेज का दिया जाएगा। इसके और दो एक्सेप्शन है, वो क्या? कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन वही जो यहां पे दिया है, और कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी के लिए होगा तो आपको आईटीसी है। ओके, और मैंने ये आपको कहा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अदर्स है, मतलब आप कॉन्ट्रैक्टर हो, किसी और के लिए बांध रहे हो, तो फिर आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना आपको। तो नो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में क्रेडिट नहीं है, तो गुड्स और सर्विसेज आपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर में खरीदे तो उसका भी क्रेडिट नहीं है। पर कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन भी याद रखना, रिनोवेशन, रिपेयर्स वगैरह, एडिशन, अल्ट्रेशन, ये सभी कंस्ट्रक्शन के डेफिनेशन में आते हैं। इज इट क्लियर? यस। फिर उसके बाद में नेक्स्ट, इनवर्ट सप्लाईज रिसीव्ड बाय एनआरटीपी। हाँ, एनआरटीपी ने कोई भी गुड्स और सर्विसेज इंडिया में खरीदे तो उसको आईटीसी नहीं है, सीटीपी को है, ख्याल रखिएगा, सीटीपी को है, एनआरटीपी को नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको कह दूं, यहां पे गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम, लेकिन एनआरटीपी कोई गुड्स इंपोर्ट करता है और इंडिया में बेचने के लिए लाता है, तो इंपोर्ट पे जो आईजीएसटी लगा उसका आईटीसी है, मतलब कि उसको एक ही आईटीसी एनआरटीपी को जो गुड्स उसने इंपोर्ट किया। ये एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा गया था, लेकिन जो गुड्स वो इंडिया में खरीद रहा है सर्विसेज और गुड्स, उसके आईटीसी उसको नहीं है बेटा। उसके बाद में गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर सेक्शन 10।
गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर सेक्शन 10, मतलब क्या कि आपने ऐसे बंदे से खरीदा जो कंपोजिशन स्कीम में है, और पहली बात तो उसने जीएसटी लगाना नहीं चाहिए, और अगर उसने जीएसटी लगा भी दिया तो आपको आईटीसी नहीं दिया जाएगा। आई रिपीट, आपने ऐसे बंदे से खरीदा जिसने जीएसटी नहीं लगाना चाहिए, ओके, क्योंकि वो कंपोजिशन स्कीम में है, सेक्शन 10 की स्कीम में है, और अगर उसने जीएसटी लगा भी दिया तो आपको आईटीसी नहीं दिया जाएगा। ओके, उसके बाद में गुड्स और सर्विसेज और बोथ यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, आपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए गुड्स और सर्विसेज खरीदा तो आपको आईटीसी नहीं दिया जाएगा। नाउ नेक्स्ट एच क्लॉज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुड्स लॉस, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ और डिस्पोज ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल, मतलब आपने कोई गुड्स बिजनेस के लिए खरीदा और गुड्स लॉस्ट हुआ, मतलब क्या, खरीदने के बाद, रिसीव होने के बाद, इनवॉइस आने के बाद लॉस्ट, मतलब बाय फायर डिस्ट्रॉय हो गया, बाय रेन, नेचुरल कैलेमिटी जो भी है, कंप्लीट लॉस हो गया। ओके, यूज करने के पहले तो आपको आईटीसी नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में ओके, डिस्ट्रॉय हो गया, चोरी गया, तो आपको आईटीसी नहीं दिया जाएगा, और अगर आईटीसी ले लिए तो वो आपको रिवर्स करने पड़ेंगे। इज इट क्लियर? उसके बाद में गिफ्ट और फ्री सैंपल के बारे में समझ लेना। गिफ्ट और फ्री सैंपल के बारे में ऐसा है बेटा यहां पे कि गिफ्ट या फ्री सैंपल हो गए तो ये जो है पैरा 1 शेड्यूल 1 भी इसको लगता है क्या, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन टेकन। मतलब क्या, मतलब आपने कोई गुड्स खरीदा, आपके स्टॉक में पड़ा है, आपने आईटीसी ले लिए, पर आपके बिजनेस एसेट है वो, और आपने आईटीसी ले लिए, फिर आपने किसी को फ्री दे दिए, गिफ्ट दे दिए, पर आईटीसी ले लिए। तो यहां क्लैरिफिकेशन ये कहता है कि अगर आईटीसी ले लिए होगे और बाद में फ्री और गिफ्ट दे रहे होगे तो ऐसे केस में पैरा 1 शेड्यूल 1 लगाओ, और आईटीसी आपके रिवर्स नहीं होगे, जो आईटीसी ले लिए, लेकिन ये जो फ्री गिफ्ट दे दिया, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट आपने कर दिया, वो सप्लाई माना जाएगा और उसका वैल्यूएशन रूल 30 से किया जाएगा। वो रूल 30 फाइनल लेवल पे, तो रूल 30 से किया जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। लेकिन आपने पहले जब गुड्स लाए और वो गुड्स पहले से पता था कि गिफ्ट देने वाले हो, जैसे ओके समझ लो वी स्मार्ट एकेडमी में यहाँ पे ओके मास्क खरीदे, और ये मास्क जो खरीदे हमको पहले से पता है कि हम गिफ्ट दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसे केस में वी स्मार्ट एकेडमी का हमने मास्क खरीदा, पहले से पता है कि गिफ्ट देने वाला है, तो ऐसे सिचुएशन मैंने आईटीसी लिया ही नहीं, क्योंकि 17.5 लगाना कि अगर आपको पहले से पता है कि वो गुड्स गिफ्ट जा रहा है, फ्री सैंपल जा रहा है, तो फिर आईटीसी लो ही मत। ओके, लो ही मत, क्योंकि 17.5 आपका अलाउ करता नहीं है। लेकिन अगर आपने आईटीसी ले लिए तो अब 17.5 अप्लाई मत करना, अब पैरा 1 शेड्यूल 1 के हिसाब से परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट में आपको आईटीसी डिनाई कर दिया जाएगा। तो ये स्पेशल डिस्कशन था बेटा। और उसके बाद में नहीं, पैरा 1 शेड्यूल 1 में आईटीसी डिनाई नहीं, उसे सप्लाई माना जाएगा, आईटीसी कंटिन्यू रहेगा, उसे सप्लाई मान के वो सप्लाई की जो वैल्यू आएगी उस पर जीएसटी लगाया जाएगा। तो ये पॉइंट था, और कि फ्री गिफ्ट और फ्री सैंपल। और जहां तक मैं कहूं तो प्रॉब्लम में फ्री गिफ्ट या फ्री सैंपल ध्यान से देखना, अगर उन्होंने कहा आईटीसी ले लिया तो फिर उसे सप्लाई ट्रीट करना, जीएसटी कैलकुलेट करना, और उन्होंने कहा जस्ट इतना लिखा है कि फ्री गिफ्ट और फ्री सैंपल, तो फिर सेक्शन 17.5 में इतना लिख देना नो क्रेडिट, और क्रेडिट का जब टेबल बनाओगे तो उसमें क्रेडिट बिल्कुल मत लेना। इज इट क्लियर? तो ये था बेटा रिगार्डिंग टू क्लॉज एच और आई, एनी टैक्स पेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 74, 129 एंड 130। तो वो जो है फ्रॉड वगैरह का होगा तो वो केस में आपका आईटीसी डिनाई किया जाएगा। मतलब आपके सप्लायर ने अगर कोई फ्रॉड किया होगा और एक्स्ट्रा टैक्स दिया होगा और आप पे पास ऑन कर दिया होगा तो आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते, क्योंकि ये टैक्स उससे रिलेटेड है जो फ्रॉड का केस है। ओके, तो ये था यहाँ पे ब्लॉक क्रेडिट, हमने डिटेल में डिस्कस किया। फिर से कह दूं, ये चार्ट रिविजन है, जितना पॉसिबल है मैंने यहाँ पे उसको डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए बेटा, अब यहाँ पे सेक्शन 18 रिवर्सल ऑफ आईटीसी या अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, एक्चुअली इसका टाइटल होना चाहिए अवेलमेंट और रिवर्सल ऑफ आईटीसी। आई रिपीट, अवेलमेंट और रिवर्सल ऑफ आईटीसी। तो टाइटल चेंज कर लेना सेक्शन 18 का। अब सेक्शन 18 जो है वो बात करता है स्विचिंग से रिलेटेड। स्विचिंग कंसेप्ट क्या है? जैसे 18.1 आपको आईटीसी देता है, उसके बाद में
18.3 जो है ट्रांसफर ऑफ आईटीसी की बात करता है, और आगे 18.4 और 18.6 जो है ये आईटीसी रिवर्स करते हैं। इसलिए सेक्शन 18 का टाइटल जो है वो कर लेना अवेलमेंट या रिवर्सल ऑफ आईटीसी। सबसे पहले बात करेंगे 18.1। 18.1 में 4 सिचुएशन है, ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये 4 सिचुएशन आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये 4 सिचुएशन क्या है बेटा यहाँ पे? ओके, ये चार्ट में यहाँ पे 18.1 ऊपर, जस्ट अ मिनट। हम्म 18.1 की टोटल बेटा 4 सिचुएशन है। 4 सिचुएशन क्या है? 18.1 आपको क्रेडिट देता है कब? ओके, तो पहले सिचुएशन देख लेते हैं और फिर कॉमन प्रोविजन देख लेते हैं। ठीक है, सिचुएशन 1, पहले आप रजिस्टर्ड नहीं थे और बाद में रजिस्टर्ड हो गए, मे बी थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दिया हो या मे बी सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आ गया हो। तो पहले आप अनरजिस्टर्ड थे, फिर आप रजिस्टर्ड हो गए, यानी आप स्विच हो गए। तो जब आप पहले अनरजिस्टर्ड थे तो आपने क्रेडिट नहीं लिया, और फिर स्विच हुए, आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा जब आप स्विच हो रहे हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब आप स्विच हो रहे हो तो स्विच होते वक्त आपके पास स्टॉक पड़ा होगा, तो वो स्टॉक का आपने पहले क्रेडिट नहीं लिया था क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड थे, तो वो स्टॉक का करे क्या? या फिर आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, मतलब आप लायबल टू रजिस्टर्ड नहीं हुए। क्लॉज बी में आपका टर्नओवर 5-6 लाख हुआ, फिर आपने डिसीजन लिया कि चलो यार वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेते हैं। तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन जो यहां पे लेते हैं, तो यहां ध्यान से सुनिएगा, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन आपने लिया तो पहले आप अनरजिस्टर्ड थे, फिर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन में आ गए। तो ये 2 सिचुएशन है, 1 और 2। उसके बाद में बेटा ओके, सी एंड डी ये सिचुएशन ले लेते हैं। और सी और डी ये सिचुएशन क्या है? तो सी और डी सिचुएशन की पहले आप कंपोजिशन स्कीम में थे, यानी रजिस्टर्ड तो थे लेकिन पहले आप कंपोजिशन स्कीम में थे, फिर नॉर्मल स्कीम में आ गए। जब आप कंपोजिशन स्कीम में थे सेक्शन 10 की, तो आपने आईटीसी नहीं लिया, और जब आप नॉर्मल स्कीम में आ गए तो फिर अब आईटीसी मिलेगा आपको। तो इस तरह से स्विच हुआ। या पहले डी क्लॉज क्या कहता है? डी की क्लॉज ये कहता है कि पहले एग्जम्पशन में थे इसलिए आपने आईटीसी नहीं लिया, फिर आप नॉर्मल स्कीम में आ गए यहां पे, तो पहले एग्जम्पशन में थे और बाद में आप नॉर्मल स्कीम में आ गए, तो वो सिचुएशन में जो है आपको यहां पे आईटीसी जो है, आईटीसी का क्रेडिट कैसे मिलेगा? तो बेटा सेक्शन 18 सिचुएशन ए हो, बी हो, सी हो या डी हो, इट्स टॉक अबाउट कि जब आप स्विच होते हो तो स्विच होते वक्त आपके पास जो स्टॉक पड़ा होता है उसका आईटीसी आपको मिलता है या नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो स्टॉक उस परचेसेस का है जो परचेसेस आपने उस पीरियड में खरीदी थी जब आप अनरजिस्टर्ड थे या कंपोजिशन स्कीम में थे या एग्जम्पशन में थे और आपने उसके आईटीसी नहीं लिए थे। तो बेटा पहले 2 सिचुएशन में मतलब आप अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड हुए, तो वॉलंटरी हुए या लायबल टू रजिस्टर्ड हुए। तो बेटा सिचुएशन ए में आपको स्टॉक का बेनिफिट दिया गया है, ध्यान से देखना। ओके, सिचुएशन ए जो है बेटा, तो सिचुएशन ए में जो है आपको स्टॉक का बेनिफिट दिया गया है, लेकिन स्टॉक का बेनिफिट सिचुएशन ए में तभी दिया गया है अगर आपने 30 दिन के अंदर, जिस दिन आप लायबल हुए वहां से 30 दिन के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया हो। अगर आपने 30 दिन के अंदर अगर अप्लाई नहीं किया होगा तो उसका बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि आपने 30 दिन के अंदर अप्लाई कर दिया है। तो सिचुएशन ए में बेटा वो लॉ ऐसा है कि जिस दिन आप लायबल टू रजिस्टर्ड हुए, सुनना, जिस दिन आप लायबल टू रजिस्टर्ड हुए और आपने 30 दिन में अप्लाई कर दिया फॉर रजिस्ट्रेशन, तो उसके पहले दिन, जिस दिन लायबल टू रजिस्टर्ड हुए उसके पहले दिन जो भी इनपुट का स्टॉक होगा जो स्टोर में पड़ा है, या जो इनपुट का स्टॉक सेमी फिनिश्ड गुड्स में पड़ा हुआ है, या जो वो इनपुट जो फिनिश गुड्स में है, यानी फिनिश गुड स्टॉक में पड़े जिसमें इनपुट्स है, तो तीनों इनपुट्स के क्रेडिट्स आपको मिल जाएंगे। यानी जो भी इनपुट का स्टॉक है, मे बी स्टोर का है, डब्ल्यूआईपी का है, या फिनिश गुड्स जो स्टॉक में पड़े हैं उसमें जो इनपुट्स है तो उसका है, तो उसके क्रेडिट आपको मिल जाएंगे। तो आईटीसी उसका अलाउ हो जाएगा, लेकिन यहाँ कैपिटल गुड्स के क्रेडिट नहीं मिलेंगे। मतलब जो आपने अनरजिस्टर्ड पीरियड में कैपिटल गुड्स खरीदा है उसका क्रेडिट आपको अभी नहीं मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा, सिर्फ इनपुट्स के बेनिफिट दिए, ये ध्यान में रखना। ओके, तो अगर आप क्लॉज ए में लायबल टू रजिस्टर्ड हुए तो जिस दिन लायबल टू रजिस्टर्ड हुए उसके पहले वाले दिन में जो स्टॉक होगा उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। और वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया होगा तो जिस दिन आपकी आरसीआई, सुनना, जिस दिन आपकी आरसीआई उसके पहले वाले दिन जो स्टॉक होगा इनपुट का उसका क्रेडिट मिल जाएगा। कैपिटल गुड्स का क्रेडिट आपको यहां पे नहीं मिलेगा, ये बात का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में यहां पे ओके
एक चीज और याद रखना है कि जहां पे भी हम इनपुट्स और कैपिटल गुड्स का स्टॉक लेंगे, ओके, सबसेक्शन 2 ये कहता है कि वो लास्ट 1 ईयर में उसका इनवॉइस होना चाहिए, यानी जिस दिन स्विचिंग हुआ उसके लास्ट 1 ईयर में उसकी इनवॉइस की डेट होनी चाहिए, तो ही उस स्टॉक का क्रेडिट मिलेगा। उसके पहले वाले इनवॉइस की डेट होगी तो फिर आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्यों ना वो स्टॉक में पड़ा हो। तो लास्ट 1 ईयर का ही बेनिफिट है, ये सबने ध्यान रखना। सी और डी क्लॉज में क्या है? सी और डी क्लॉज में बेटा यहां पे क्या है कि जिस दिन आप स्विच हुए, मतलब आपका गुड्स या सर्विसेज कंपोजिशन स्कीम के बाहर आ गई, ओके, आपका कंपोजिशन के स्कीम के बाहर गई, मतलब क्या? मतलब आपने 1.5 या 75 लाख या 50 लाख का जो टर्नओवर है, ओके, वो आपने क्रॉस कर दिया, या फिर आपने कोई कंडीशन फुलफिल नहीं की, और कोई कंडीशन फुलफिल नहीं की उसके वजह से जो है आप बाहर आ गए। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा यहां पे अगर कोई कंडीशन आपने फुलफिल नहीं की और आप बाहर आ गए, तो वो केस में यहां जो है यस, आपको जिस दिन स्विच हुआ उसके पहले वाले दिन इनपुट का जो तीनों इसमें स्टॉक होगा उसका आईटीसी मिल जाएगा, और कैपिटल गुड्स का यहां पे मिलेगा। सुनना, कैपिटल गुड्स का यहां पे मिलेगा आईटीसी। अब कैपिटल गुड्स का आईटीसी जो दिया गया वो पूरा नहीं दिया गया, यानी जिस दिन स्विच हुआ उस दिन जितने भी कैपिटल गुड्स है उसके मुझे आईटीसी मिलेंगे, क्योंकि पहले मैंने आईटीसी नहीं लिए क्योंकि मैं कंपोजिशन स्कीम में था, ओके, तो मैंने आईटीसी नहीं लिए, पर अब मुझे कैपिटल गुड्स के मिलेंगे। तो पहले एबी क्लॉज और सीडी क्लॉज, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एबी क्लॉज में बेटा यहां पे कैपिटल गुड्स के क्रेडिट नहीं, सिर्फ इनपुट का स्टॉक का क्रेडिट है। तो आप सीडी क्लॉज में आते हो तो ऐसे केस में आपको कैपिटल गुड्स का भी बेनिफिट दिया गया है। सुनिए आप, कैपिटल गुड्स का भी बेनिफिट दिया गया है। अब ये कैपिटल गुड्स का बेनिफिट कितना? तो जो ओरिजिनल इनवॉइस में आईटीसी था कैपिटल गुड्स के -5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, -5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, तो ऐसे केस में उतना बेनिफिट आपको दिया गया है। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट जहां तक देखा जाए यहां पे 5% पर क्वार्टर, यहां क्वार्टर का कैलकुलेशन कैलेंडर क्वार्टर पे होगा। अब कैलेंडर क्वार्टर मतलब क्या? मतलब ये ऐसा है यहां पे कि आपने समझ लो जनवरी में 15 मार्च को कैपिटल गुड्स खरीदा था, तब आप कंपोजिशन में थे। 15 मार्च को कैपिटल गुड्स खरीदा था, तब आप कंपोजिशन में थे या एग्जम्पशन में थे समझ लो। लेकिन अब आप स्विच हो गए, नाउ दिसंबर में, सुनना ध्यान से, दिसंबर में आप स्विच हो गए, नॉर्मल लेवी में आ गए, या फिर जो है आप जो है यहां एग्जम्पशन से टैक्सेबल में आ गए दिसंबर में। तो ओके, जब आपने क्वार्टर कैसे निकाला जाएगा? तो क्वार्टर, ओके, जो क्वार्टर में आपका इनवॉइस था, आपका इनवॉइस जो था 15 मार्च का था, वहां से टिल द डेट ऑफ स्विचिंग, ओके, तो 5% पर क्वार्टर निकाला जाएगा, पर ये क्वार्टर कैलेंडर क्वार्टर लिया जाएगा। तो आपका इनवॉइस का डेट था 15 मार्च, तो 15 मार्च तो आपका पहला क्वार्टर हुआ जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि 15 मार्च कौन से कैलेंडर क्वार्टर में आता है? जनवरी फरवरी मार्च, ये पहला क्वार्टर हुआ। फिर जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ओके, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो दिसंबर भी आपको लेना पड़ेगा स्विच का, जो जब स्विचिंग हुआ तो वो भी कैलेंडर क्वार्टर लेना पड़ेगा। तो आपको बेटा ओके, इनवॉइस जो क्वार्टर में आता है वो कैलेंडर क्वार्टर, टिल द डेट ऑफ स्विचिंग वो कैलेंडर क्वार्टर, ऐसे आपके 4 कैलेंडर क्वार्टर हो जाएंगे, और 5% पर क्वार्टर, ऐसे 4 कैलेंडर क्वार्टर के आपको डिडक्ट करना पड़ेगा, और बाकी का क्रेडिट आपको दे दिया जाएगा, प्रोवाइडेड दैट ये इनपुट्स और कैपिटल गुड्स लास्ट 1 ईयर में आपकी परचेसेस होनी चाहिए। तो ये और बाकी सब डिटेल्स दिया कि इसका उसका सर्टिफिकेट लगेगा, अमाउंट अगर 2 लाख से ज्यादा होगा तो CA-CMA का सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा। और ये चारों केस में इवन दो मैंने 18(2) यहां दिया होगा, पर 18(2) ऑल्सो अप्लीकेबल टू दिस, मतलब क्या? ओके, वो सिचुएशन A हो, B हो, C हो या D हो, चारों केसेस में आपको 18(2) मतलब लास्ट 1 ईयर की परचेस होनी चाहिए, वो इनपुट्स की हो या कैपिटल गुड्स की हो। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट 18(3) ट्रांसफर ऑफ आईटीसी, ओके, फिर से देखते हैं 18(3) ट्रांसफर ऑफ आईटीसी। ये ट्रांसफर ऑफ आईटीसी क्या कहता है? ट्रांसफर ऑफ आईटीसी यहां पे ये कहता है कि अगर आपने सेल, अमलगमेशन, लीज, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस कर दिया हो, यानी किसी को बिजनेस बेच दिया हो, तो आपके पास पड़ा हुआ आईटीसी आप क्या ट्रांसफर कर सकते हो उसको? बिल्कुल, आप आपके पास का बैलेंस आईटीसी उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट सामने वाले ने आपकी सभी लाइबिलिटीज एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। और ये जो कंडीशन यहाँ पे दी गई है, ये कंडीशन आपने फॉलो करनी चाहिए, मतलब डिक्लेरेशन देना है, और सर्टिफिकेट आपने लाइबिलिटी शिफ्ट कर सामने वाले को, उसका CA-CMA का सर्टिफिकेट देना है। ओके, तो ये अगर कंडीशंस
आप बेटा फुलफिल कर देते हो तो डेफिनेटली ओके सामने वाला आपका आईटीसी ले सकता है। अब हम स्पेशल बात करेंगे डीमर्जर पे। डीमर्जर पे एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, मतलब आपके 10 यूनिट थे, उसमें से एक यूनिट आपने डीमर्ज कर दिया, किसी और को बेच दिया। अब पहले क्या होता था, पहले 10 यूनिट के आप कॉमन आईटीसी लेते थे, उसमें का एक पर्टिकुलर पार्ट आपने डीमर्ज कर दिया। तो अब मेरे पास जो आईटीसी पड़े हुए हैं बेटा, अब किसी और ने मेरा वो यूनिट खरीदा, तो क्या मैं उसको आईटीसी दे सकता हूं? बिल्कुल आप उसको आईटीसी दे सकते हो। तो मैं कैसे आईटीसी दूंगा? तो मैं बेटा जितना वैल्यू ऑफ असेट उसको ट्रांसफर की, यानी उतने बिजनेस की जितनी वैल्यू ऑफ असेट मैंने उसको ट्रांसफर की, उतना प्रोपोर्शनेट ओके मैं आईटीसी उसको ट्रांसफर कर दूंगा। अब ये वैल्यू ऑफ असेट में ओके सभी असेट ली जाएगी, मतलब वो वैल्यू ऑफ असेट में मैंने वो असेट का आईटीसी लिया होगा वो भी असेट होगी, अगर कोई असेट का आईटीसी मैंने नहीं भी लिया होगा लेकिन फॉर्मूला में वैल्यू ऑफ असेट में वो भी असेट कंसीडर होगी जो मैंने आईटीसी नहीं लिए। समझ लो मैंने जो यूनिट मर्ज किया उसमें यहाँ पे कार होगी, मोटर व्हीकल होगा, और मोटर व्हीकल मैंने उसको दे दिया होगा। अब मोटर व्हीकल का आईटीसी तो मैंने नहीं लिया, लेकिन जब मैं आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, मेरे पास बैलेंस आईटीसी है और बैलेंस आईटीसी मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो रेशियो जो होगा उसको जितनी असेट मैंने दी डिवाइडेड बाय टोटल असेट, तो अगर मैंने उसको असेट में अगर कोई ऐसे असेट दी होगी जिसके आईटीसी मैंने नहीं लिए है, जिसके आईटीसी मैंने नहीं लिए, लेकिन मेरे फॉर्मूला में वैल्यू ऑफ असेट में वो कंसीडर किया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चेंज हुआ ना। उसके बाद में 18.4 और 18.6 रिवर्सल ऑफ आईटीसी। अब ये रिवर्सल ऑफ आईटीसी क्या है? 18.4 मतलब बेटा ये उल्टा स्विचिंग। उल्टा स्विचिंग मतलब पहले आप नॉर्मल स्कीम में थे, फिर कंपोजिशन में, पहले आप नॉर्मल में थे, फिर एग्जम्पशन में, या फिर पहले आप जो है बेटा उल्टा स्विचिंग में, पहले आप नॉर्मल फिर एग्जम्पशन में, या फिर पहले आप ध्यान से सुनना ओके पहले आप यहां पे रजिस्टर्ड थे, फिर आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। तीनों केसेस मैंने लिए कि तीनों केसेस, तो यहाँ एक ही सेक्शन लगता है तीनों केसेस को, वो है 18.4। 18.4 में 3 केसेस अगर होती है, मतलब नॉर्मल से कंपोजिशन में आना, नॉर्मल से एग्जम्पशन में आना, या फिर रजिस्टर से अनरजिस्टर्ड में चले जाना, तो वो सिचुएशन में आपको आईटीसी रिवर्स करने पड़ते हैं। अब ये आईटीसी रिवर्स करने क्या कहते हैं, वो फॉर्मूला कैसे देते हैं? जिस दिन आप स्विच हो रहे हो ओके उल्टा स्विचिंग हो रहा, उसके पहले वाले दिन सुनना, उसके पहले वाले दिन जो इनपुट का स्टॉक पड़ा होगा, वो स्टॉक का आईटीसी, स्टॉक तीनों लेवल पे पड़ा होगा, स्टोर में, सेमी फिनिश गुड्स में या फिनिश गुड्स में, तीनों लेवल पे जो स्टॉक पड़ा होगा वो तीनों लेवल का स्टॉक आपको कंसीडर करना पड़ेगा। और वो तीनों लेवल का स्टॉक आपको जो इनपुट का, तो वो उसका आईटीसी, प्रोपोर्शनेट आईटीसी आपको निकालना पड़ेगा। तो उन सब के जो इनवॉइसेस है, क्योंकि आपने जब वो परचेस किया था तब क्रेडिट लिए होगे। क्यों क्रेडिट लिए होगे? क्योंकि तब आप नॉर्मल लिस्ट में थे, तब आप रजिस्टर्ड थे, अब आप उल्टा स्विच हो गए हो, तो ऐसे केस में आपने उसका क्रेडिट लिया होगा। तो अगर आपने उसका क्रेडिट लिया है बेटा, तो अब वो स्टॉक में है और आप इसके बाद आप आउटवर्ड टैक्स देने वाले नहीं हो, इसलिए उसके क्रेडिट जो है आपको रिवर्स करने पड़ेंगे। तो आपको इनपुट के वो इनवॉइसेस निकालने पड़ेंगे, फीफो मेथड के बेस पे वो इनवॉइसेस निकालना पड़ेंगे, और जितना स्टॉक पड़ा हुआ है उसका प्रोपोर्शनेट आईटीसी निकालना पड़ेगा। और वो प्रोपोर्शनेट आईटीसी आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस होगा तो उतना रिवर्स करना पड़ेगा, और बैलेंस नहीं होगा तो आपको पे करना पड़ेगा। और ख्याल रहे, अगर आपको इनवॉइस नहीं मिल रहे इनपुट्स के, क्योंकि 2 साल 3 साल 4 साल पुराना इनपुट है और उसके इनवॉइस आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आज की मार्केट वैल्यू पे जो जीएसटी आएगा, वो जो स्टॉक पड़ा है, और आज की मार्केट वैल्यू पे, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, आज की मार्केट वैल्यू पे जो जीएसटी आएगा, तो वो जीएसटी का आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब वो स्टॉक का पुराना इनवॉइस नहीं मिल रहा है, इसलिए उसका प्रोपोर्शनल आईटीसी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो। तो फिर आज अगर ये मार्केट में बेचा जाए तो कितनी टैक्स लगता है, ओके उतना टैक्स का आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो आपको इनपुट्स के तो करने ही पड़ेंगे बेटा, सेकंड कैपिटल गुड्स के भी करने पड़ेंगे। और यहाँ कैपिटल गुड्स 5% वाला क्राइटेरिया नहीं है, यहाँ पे कैपिटल गुड्स का कितना रिवर्स करना पड़ेगा, तो जो उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बाकी होगी, मतलब यहाँ पे आपने अगर 5 साल की लाइफ आप कंसिडर करोगे, और 5 साल में जितनी लिविंग यूजफुल लाइफ बाकी होगी, मतलब आपने 4 साल ओके 3 महीना यूज कर लिया, तो बचे हुआ जो बेटा 9 महीना है, उतना प्रोपोर्शनेट रिवर्सल आपको करना पड़ेगा। तो यहां 5% क्राइटेरिया पे नहीं है, वो फॉर्मूला, वो एग्जांपल रेगुलर बुक से ध्यान से पढ़ के जाना, जो उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ होगी, वो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। ओके, और
समझ लो आपने जो रिवर्सल निकाला और आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ह्यूज बैलेंस था और आपने जो रिवर्सल निकाला वो रिवर्सल करने के बाद भी बैलेंस बाकी है, तो जो बाकी का बैलेंस है वो लैप्स हो जाएगा। तो देखो दो चीजें हो सकती है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कम बैलेंस होगा और रिवर्सल ज्यादा आ रहा होगा, तो वो रिवर्स करके बाकी का बैलेंस आप पे करोगे। अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ह्यूज बैलेंस होगा, ध्यान से सुनना, आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ह्यूज बैलेंस होगा और ये रिवर्सल कम होगा, तो ये रिवर्सल रिवर्स करके बाकी का जो बैलेंस होगा बेटा, वो बैलेंस जो है आपको यहां पे लैप्स कर दिया जाएगा। तो और दूसरी बात आपको जब ये इनपुट के रिवर्सल करने हैं, कैपिटल गुड्स के रिवर्सल करने हैं, तो पिछले एक साल का नहीं देखा जाएगा। यानी गवर्नमेंट की चालाकी देखो, जब उधर क्रेडिट लेने हैं, यहां पे क्रेडिट लेने हैं, तो लास्ट 1 ईयर के इनपुट्स और कैपिटल गुड्स का ही आप क्रेडिट ले सकते हो। लेकिन बेटा यहां पे क्रेडिट रिवर्सल की बात आती है, तो 3 साल पुराना भी इनपुट अगर आज स्टॉक में होगा तो उसका भी रिवर्सल किया जाएगा। अगर उसका इनवॉइस नहीं मिलता है तो उसकी आज की मार्केट वैल्यू पे जीएसटी कैलकुलेट करके रिवर्स किया जाएगा, पर रिवर्स तो किया ही जाएगा। ये गवर्नमेंट की चालाकी है। बाकी पॉइंट्स आपने पढ़ लेना, हमने मेन पॉइंट्स तो यहां पढ़ लिए। फिर बेटा 18.6 यहां पे क्या कहता है ये समझ लो। 18.6 रिवर्सल ऑफ आईटीसी, 18.6 जो है रिवर्सल ऑफ आईटीसी, कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी जो सप्लाइड ऑन विच आईटीसी इज टेकन। ओके, तो आपने कोई कैपिटल गुड्स प्लांट एंड मशीनरी सप्लाई किया जिसका आपने आईटीसी ले लिया। तो देखो अब मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई कैपिटल गुड्स है, प्लांट एंड मशीनरी आप आईटीसी ले चुके हो और आप जो है बाद में उसको सप्लाई कर रहे हो, वो सप्लाई विद कंसिडरेशन हो या विदाउट कंसिडरेशन हो, पर आप सप्लाई कर रहे हो, तो आप क्या सोचोगे कि आपने जो कैपिटल गुड्स खरीदा, सप्लाई कर दिया, तो उसके ऊपर जीएसटी दे दोगे, क्रेडिट कंटिन्यू हो जाएगा क्योंकि उसे सप्लाई माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर में आपने 50 लाख की मशीनरी खरीदी। ओके, जस्ट अभी समझ लो ये दिसंबर महीना है, 50 लाख की मशीनरी खरीदी आपने, उसके ऊपर जीएसटी 6 लाख रुपए दिया आपने। सुनना ध्यान से, उसके ऊपर जीएसटी कितना दिया बेटा आपने? 6 लाख रुपए उसके ऊपर जीएसटी आपने दिया। डन। तो अब 6 लाख रुपए आपने उसका जीएसटी दिया, आपने जीएसटी का क्रेडिट ले लिया, कैपिटल गुड्स का आपको 100% क्रेडिट है, तो आपने क्रेडिट भी ले लिया, यूज भी कर लिया, और वो 50 लाख का मशीनरी 3 महीने बाद आपने 10 लाख में बेच दिया। ओके, 3 महीने हो सकता है मशीनरी का काम नहीं है, आपने 3 महीने में ही 10 लाख में बेच दिया। तो अब 10 लाख में बेचा आपने, तो एनी गुड्स सप्लाई फॉर कंसिडरेशन, तो आपने उसको बेचा, इसलिए 718 का सप्लाई हो गया। अब आपने 10 लाख में उसको बेचा, अब 10 लाख में उसको बेचा तो 10 लाख का जीएसटी कितना आएगा? 12% के हिसाब से 1,20,000। तो अब देखो क्या है, क्रेडिट आपने 6 लाख का लिया है और वो जब मशीन बेची तो मशीन पे आप टैक्स निकाल रहे हो सिर्फ 1,20,000, मतलब इनडायरेक्टली 6 लाख माइनस 1,20,000, यानी आपने 5,80,000 का क्रेडिट खा गए। मशीन भी हाथ में नहीं रही, मशीन बेच रहे हो, 10 लाख में ही बेच रहे हो, और उसके ऊपर जो टैक्स आ रहा है वो 1,20,000 आया है, और उस पर आपने जो क्रेडिट लिया वो 6 लाख का क्रेडिट लिया। मतलब क्या कि आपने क्रेडिट गवर्नमेंट से 6 लाख का क्लेम कर लिया और आप उसके ऊपर बेचते वक्त टैक्स सिर्फ 1,20,000 रुपए दे रहे हो। तो यहां पे बेटा ध्यान रखना, गवर्नमेंट का इसमें लॉस क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट का इसमें 5,80,000 का, ओके 4,80,000 का बेनिफिट जो है यहां पे ओके एसएससी खा गया। तो गवर्नमेंट भी बड़ी चालाक है। 18.6 में गवर्नमेंट क्या कहती है? स्पेशली कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी जिसका आईटीसी आपने लिया है और यूज करने के बाद अगर आप बेचते हो, सप्लाई कर देते हो, सप्लाई में आप सेल करते हो, ट्रांसफर, बार्टर, लीज, रेंटल जो भी है, अगर आप उसको सप्लाई कर देते हो तो ऐसे सिचुएशन में आपका क्या देखा जाएगा? तो आपका यहां पे जब आप सप्लाई कर रहे हो तो उसकी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी, यानी 10 लाख की ट्रांजैक्शन वैल्यू आप लोगे, उस पर जीएसटी या फिर जो आईटीसी लिया -5% पर क्वार्टर, कैलेंडर क्वार्टर लिया जाएगा, -5% पर क्वार्टर, ओके, वो रिड्यूस करके जो अमाउंट आएगा, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू का जीएसटी या 5% पर क्वार्टर रिड्यूस करने के बाद जो अमाउंट आएगी, विच एवर इज हायर, कम ऑन आई रिपीट, क्या कहा मैंने? विच एवर इज हायर, वो अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी। यानी गवर्नमेंट चालाक है। गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट ये कहती है कि देख भाई, ओके, तू 1,20,000 देगा 10 लाख पे, लेकिन तूने क्रेडिट तो 6 लाख लिया हुआ है, 6 लाख और एक क्वार्टर यूज किया, 3 महीने मतलब एक क्वार्टर, मतलब -5%, तो -5% यानी 30,000 होते हैं, मतलब कितने बचते? 5,70,000। 5,70,000
या फिर तेरा जो टैक्स आ रहा है 1,20,000, विच एवर इज हायर, इतना हम टैक्स लेंगे। क्योंकि बेटा तू 10 लाख में बेच रहा है, तू लॉस बेयर कर रहा है। अब तू लॉस बेयर कर रहा है, उसका लॉस गवर्नमेंट क्यों बेयर करे? तो गवर्नमेंट, यहां ध्यान में रखना, गवर्नमेंट लेगी ओके जो तुम्हारी ट्रांजेक्शन वैल्यू थी बेचते टाइम, उसका जीएसटी या 5% पर क्वार्टर आईटी से रिड्यूस करके विच एवर इज हायर जो होगा, वो विच एवर इज हायर जो है वो आपसे पे करवाएगी। पर ये कंसेप्ट मोल, डाइस, जिग्स और फिक्सचर्स को अप्लीकेबल नहीं है। अब मोल, डाइस, जिग्स और फिक्सचर्स को अप्लीकेबल नहीं है मतलब क्या? मतलब बेटा यहां पे ओके मोल, डाइस, जिग्स और फिक्सचर्स आप अगर बेचते हो तो उसकी जितनी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी बेचते वक्त ओके उस पर ही ओके जीएसटी लिया जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये था कंसेप्ट यहां पे ओके सेक्शन 18 का। बेटा इस बार 18 पे क्वेश्चन आने के चांसेस है, अच्छा से पढ़ के जाना है। तो हमने देखा यहां पे 17, 18 ठीक है। अब बेटा ये जो है अपोर्शनमेंट ऑफ आईटीसी, जो सीए इंटर या आईपीसी के स्टूडेंट है ये पढ़ो भी मत, छोड़ देना, नहीं पूछा जाएगा। या जितना मैंने रेगुलर क्लास में पढ़ा है उतना ही ये वाला कंसेप्ट आपने पढ़ लेना है। पर फाइनल के लिए हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, यहां तक जो इंटर के लिए कॉमन था, लेकिन फाइनल के लिए हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्लस सेक्शन 19 और 20 वो भी डिस्कस करेंगे। तो बेटा यहां आज का सेशन यहीं रोकते हैं। ओके नेक्स्ट सेशन जो है, नेक्स्ट सेशन में मैं जो है यहाँ पे आपके अभी तक जो भी डिस्कशन किया उसके डाउट भी कंसिडर करूंगा, और ये 17 का अपोर्शनमेंट और 19-20 जो है आईएसडी वगैरह हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलो दोस्तों यहीं रुकता है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। फटाफट आप इसका रिवीजन भी कर लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलो।